अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। क्या हाल है, क्या हो रहा है? अच्छा जी अब्दुल्ला, आपने बल्कि ये कोई बात करनी है लेकिन अपने एक्सपीरियंस से बात करते हैं। आप बता रहे थे कि आपके बेटे का पहला फर्स्ट डे एट स्कूल होना था, तो उसका फिर क्या हुआ? जनाब वो ऑनलाइन आज है, ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है, अभी 9 बजे क्लास शुरू हो गई होगी। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन वो एक सेकंड, 4 साल का बच्चा है? 3 साल का। तो ऑनलाइन कैसे होगा? बस क्योंकि ये हम वी कीप वंडरिंग, बट आई रियली वांट टू नो कि वो 3 साल के बच्चे की क्या कंसंट्रेशन होती है कि उसको एक स्क्रीन के आगे बिठा दिया और जाए। अगर स्क्रीन के आगे बिठा दिया जाए और उसके बाद वो किसी कार्टून लगाने की जिद ना करे, ये एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है, क्योंकि स्क्रीन से एसोसिएशन कार्टून्स की हो चुकी है। एग्जैक्टली। अच्छा, एक तो ये मसला, लेकिन बहुत से लोग जो ऑलरेडी इस बात को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिनके बच्चे अब ऑनलाइन स्कूलिंग ले रहे हैं, छोटे ही बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने ये कहा है कि हमें भी यही कंसर्न्स थे, लेकिन बच्चे अनएक्सपेक्टेड वेज में रिस्पॉन्स करते हैं। अच्छा। और वो बड़ा एंजॉय करते हैं, जो दूसरे बच्चों को, दीगर स्टूडेंट्स को देखते हैं ऑन देयर जूम क्लास, तो they really have a good time and they try to learn. So जितनी तवक्को थी कि बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, और इतने छोटे बच्चे तो इनको बिल्कुल समझ नहीं आएगी, even this online schooling is helping them learn. I mean it is something, obviously learning के तो बड़े avenues हो सकते हैं, लेकिन I was just thinking not you know about just your son, लेकिन वैसे भी जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं अभी, जिन्होंने स्टार्ट किया होगा, जिनका इस साल पहला साल होगा या पिछले साल पहला साल था, वो एक्सपीरियंस, वो पहला दिन स्कूल का होता है, कुछ यादें होती हैं, एक एनवायरनमेंट डिफरेंट होती है, मतलब वो सारी चीज़ें तो अब आजकल की दुनिया में थोड़ी सी मिस आउट ही होती जा रही है। एंड आई फील ऑल्दो और बड़े एडवांटेजेस हैं, लेकिन डिसएडवांटेजेस हैं कि आपकी मेमोरीज जो होती हैं ना, वो थोड़ी सी आई फील, वो जो मोमेंट्स होते हैं ना, और सारी उम्र आप चेरिश करते हैं, वो नहीं। और पर्टिकुलरली शायद 3 साल के बच्चे को तो थोड़े अरसे बाद ना याद रहे कि उसका पहला दिन स्कूल का कैसा होगा, लेकिन वालिदैन के लिए वो दिन बड़ा इंपॉर्टेंस का हामिल होता है कि आपका पहला बच्चा और उसका स्कूल का पहला दिन। सो वो चीज़ें वी ऑल्सो यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू इट कि जनाब हम स्कूल छोड़ने जाएंगे या टीचर से मिलेंगे। ऑब्वियसली ये स्कूल सेलेक्ट करना, स्कूल में डालना एक बड़ा प्रोसेस होता है, सो वो चीज़ें सर्टनली मिस आउट कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हमें याद आया कि पंजाब में भी आपको पता है फिजिकल स्कूल खुल गए हैं, और यकसा निज़ाम तालीम के तहत जो करिकुलम है उसको नाफिज करने की कोशिश की जा रही है, एटलीस्ट 1 से लेकर 5 तक। तो अगर आपके बच्चे भी इसी सारे सिलसिले में हैं जिनका कोर्स या करिकुलम चेंज हुआ है, तो हाउ आर दे डीलिंग विद इट, हाउ आर दे कोपिंग अप विद इट? ऑनेस्टली बच्चों को तो बाद में पता चलता है, पेरेंट्स को ज़्यादा जल्दी, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द न्यू बुक्स परहैप्स एंड द न्यू सिलेबस, उन चीज़ों से पेरेंट्स को ज़्यादा अंदाज़ा हो जाता है कि व्हाट वी आर गेटिंग इनटू। तो ये आज हमने ज़रा सवाल करने भी हैं। आज पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर हमारे साथ होंगे थोड़ी देर में। एंड ऑल्सो ये एक यकसा निज़ाम ये पूरे मुल्क में अगर कहा जाए तो ये किस तरह होगा? ख़ास तौर पे एक क्वालिटी ऑफ टीचिंग भी होती है, एक टीचर ट्रेनिंग भी होती है। वही अगर सिलेबस, वही मजमून अगर मैं सीख रही हूँ, मेरी टीचर मुझे किसी और तरीके से सिखाएगी, मे भी कहीं और तरीके से सिखाएंगे, तो ये किस तरह मेक श्योर किया जाएगा कि जी सब्जेक्ट्स और करिकुलम तो हमने आपको एक दे दिया, अब टीचिंग मेथड्स क्या होने चाहिए? अब जो दरसी कुतुब हैं इस निज़ाम के तहत वो उर्दू में हैं और तमाम सब्जेक्ट्स उर्दू में शिफ्ट किए गए हैं, तो वो बच्चे जो अब तक इंग्लिश मीडियम पढ़ते आए हैं वो किस तरह से एडजस्ट कर पाएंगे, या उनके लिए एक्सेप्शन होगी कि वो अपनी तालीम अपनी किताबों के तहत उसी तरह जारी रख सकें? ये कुछ कंफ्यूजन हैं, कुछ सवालात हैं जिसका हम जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। प्लीज राइट इन टू अस एट जियो पाकिस्तान टीवी। टाइम हमारे पास नहीं है, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन वाली बात करनी है कि जो किलोमीटर और मीलों लंबी कतारें लगी हुई हैं ना वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर, कुछ आगाही का फुकतान है। वील टेक आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट को भी हम कहेंगे। हम आपको दोबारा से याद दहानी कराना चाहते हैं कि आपने 1166 पे यहाँ जाने से पहले मैसेज करके एक कोड हासिल कर लेना है। ऑल तो वॉक इन है, लेकिन वो कोड आपके पास होना ज़रूरी है ताकि आपका टाइम बच जाए। फिर अगर आप 4 घंटे लाइन में लगे हैं और उसके बाद आपको ये पता लगा है कि आपके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, तो आपका ये 4 घंटे का वक्त भी ज़ाया होगा और दूसरे लोगों को भी परेशानी होगी। तो प्लीज़ ID कार्ड के बगैर ना जाएं। एंड पीपल हु डोंट हैव ID कार्ड, एंड आई नो सो मेनी जिनके पास नहीं है, यू हैव टू वेट। मतलब अपनी किस्मत ना आजमाएं, ख्वार ना हो उन लाइनों में जाके खड़े होके कि एंड में जाके हम मना लेंगे, कुछ कर लेंगे। देयर इज अ होल सिस्टम आउट देयर। तो अगर ID कार्ड आपके पास नहीं है तो आपको फिलहाल अभी वैसे ये भी डिसाइड करना है हुकूमत ने कि जिनके पास ID कार्ड नहीं है, और ये भी कोई काफ़ी लोग हैं, लाखों में ये भी लोग हैं जिनके पास ID कार्ड नहीं है, तो दैट विल बी डिसाइडेड एज वेल। ऑल्दो जाके ID कार्ड बनवा लें। वैसे ID कार्ड तो अब कितनी जल्दी है ना बन ही जाता है, इतनी देर नहीं है। अब शख्सी ज़मानत तो मोबाइल नंबर के जरिए भी हो जाता है, लेकिन गुज़श्ता दिनों ये बहुत सारे केसेस आई नो समबडी। वैसे नहीं, यू स्टिल नीड एन ID, बिकॉज कल मैं पता भी करवा
आ रही थी इस चीज के लिए, तो मुझे चलिए अब इस पे इम्प्लीमेंट किस हद तक हो रहा है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। जनाब, सबसे पहले हम यही बात कर लें कि पंजाब में यकसा तालीमी निसाब के नफाज का पहला दिन आया और फिर गुजर गया, लेकिन तलबा और वालिदैन अब भी समझ नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअली। निसाब में यानी करिकुलम में बतदरीज तब्दीली के बजाय एकदम से तब्दीली ने मजीद कन्फ्यूजन पैदा कर दी है। मादरी ज़बान को ज़रिया तालीम बनाने के अमल ने भी एक नई बहस छेड़ दी है कि हम आने वाले वक्तों में दुनिया से कैसे मुकाबला करेंगे, पर्टिकुलरली व्हेन यू लुक एट आवर नेबरिंग कंट्री। वहाँ पे फ्लुएंसी ऑफ अंग्रेज़ी ज़बान किस हद तक, किस लेवल पे आपको नजर आती है? नहीं, मादरी ज़बान मतलब उर्दू में सब कुछ कर दिया तो लिहाजा सिंध हो, पंजाब, अभी तो पंजाब की हम बात कर रहे हैं, तो कहीं भी हो उर्दू में होगा और सारे सब्जेक्ट्स उर्दू में होंगे। ये तो टीचर्स के लिए भी मतलब ये तो लिटरली दोबारा से पढ़ाई करके पढ़ाने वाली बात हो गई। आपको ये भी बता दें कि नए निसाब तालीम में मजहबी मवाद पर अक़लियतियों की तशवीश बरकरार है और वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास यकसा निसाब के मामले पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने की यकीन दहानी भी करवा रहे हैं। एक करिकुलम दिया जाता है, सिलेबस में कोई इंटरफेयर नहीं किया जा रहा। करिकुलम एक फ्रेमवर्क है, आपने एक फ्रेमवर्क दे दिया, सबने इस सर्कल के बीच में रहना है। वो 10 किताबें बनाएं, 20 बनाएं, एज लॉन्ग एज एवरीबडी इज विद इन दैट सर्कल, सब किताबें इजाजत है। मगर उस किताब को पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है वो अप्रूव करेगा, वो अप्रूव करके अपनी स्टैंप लगा देगा कि जी ये करिकुलम के अंदर है, इस बुक को पढ़ाने की इजाजत है। हमने सबको आज से 5 महीने पहले कह दिया था, जिसने जो बुक इस्तेमाल करनी है, पब्लिशर्स हो, प्राइवेट स्कूल्स हो, जिन्होंने भी, वो हमारे पास जमा करवा दें, हम उनको अप्रूव करके दे देंगे बाय द एंड ऑफ जून, जिसमें वो अपना प्रिंट करवाएं, सब चीजें करवाएं और करवा दें। तो यानी हर एक के पास एक खुली ऑप्शन थी। जनाब, ये आपने सुन लिया, करिकुलम कह रहे हैं जी फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क में ज़ाहिर है कुछ किताबें होंगी। अब वो जो मुख्तलिफ पब्लिकेशंस की प्राइवेट किताबें होती हैं, क्या वो उस करिकुलम में लाने के लिए उनको कहा जाएगा? क्योंकि आपने जो दरसी कुतुब छापी हैं वो तो उर्दू में है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उससे कैसे कोप अप करेंगे? इधर ही ये भी कहना था कि आप हमें, अगर किताबें आपके पास कोई और है, हमें भेजें, हम अप्रूवल कर सकते हैं, लेकिन इट हैज़ टू बी अ वेरी सिस्टमैटिक वे, क्योंकि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जी 4 लोगों ने ये एजुकेशन हासिल करनी है, मतलब लाखों बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली कंसर्न्स कितने ज़्यादा होंगे, तो इन सारे कंसर्न्स को एड्रेस करना पड़ेगा। आपको ये भी बताएं कि माशरे में तबकाती तकसीम ख़त्म करने के लिए हुकूमत की कोशिश खुश आइंद है, तो लेकिन यकसा निसाब तालीम के नफाज से पहले जिन मामलात को बारीक बीनी से देखा जाना चाहिए था, हुकूमत ने इस पर तवज्जो नहीं दी, और यही वजह है कि इस मामले में माशरे में ज़िंदगी के मुख्तलिफ तबकों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, जिन्हें हर सूरत दूर होना चाहिए। यकसा निसाब का नारा लगाकर अगर सिर्फ सियासी फ़ायदा लेना मकसद है तो सर्टनली अलग बात है, लेकिन ये काम बड़ा ही मुश्किल है। वैसे मुझे तो लग रहा है पता नहीं इसमें हाथ डालना भी चाहिए था या नहीं चाहिए था, लेकिन अब हाथ डाल दिया है, तो इस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी प्रॉपर एक्सपर्ट्स टीम और वो जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, रिजर्वेशंस हैं, वो दूर होने चाहिए। मुराद रास साहब से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने उनसे टाइम तो लिया था कल। as soon as he attends his call, so we'll have him live on the show and we have some questions and I'm sure he will be able to answer them. I would like you to send us your questions, your concerns, your queries, because यकीनन बहुत से सवालात आ रहे होंगे, खासतौर पे उन हाउस होल्ड्स के लिए, उन फैमिलीज़ के लिए विच इज़ एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ देम, जहाँ बच्चे ये एक्सपीरियंस करने लगे हैं। So they are going to be and all those undergoing teachers who are maybe watching this right now, or they can also tweet to us at Jio Pakistan TV पे हमें लिख के बताइए कि आपके क्या कंसर्न है और हम पंजाब के वज़ीर तालीम साहब से क्या सवाल पूछें। Your questions in our platform। अभी हम आगे बढ़ेंगे, आज़ाद कश्मीर की भी बात कर लें, क्योंकि इलेक्शंस तो वहाँ हो गए, लेकिन अब वज़ीर आज़म जो है वो कौन बनेंगे और क्या होने वाला चाहिए। वैसे ये अब्दुल्ला सुल्तान का ये अच्छा आइडिया, तो पहले ही कुरानदाजी करा के सारा मामला। मैं वैसे कह रहा था कि मुस्लिम लीग नून को भी कुरानदाजी करानी चाहिए कि किसका बयानिया चलेगा, मरियम नवाज या फिर शहबाज शरीफ का। वहाँ भी एक शदीद कंफ्यूजन है और यहाँ भी फैसला नहीं हो पा रहा। जब आप लोगों की साइड से इतनी कंफ्यूजन नजर आएगी ना, और एक कॉमेडी ही सिचुएशन नजर आना स्टार्ट हो जाएगी, तो इस किस्म के आइडियाज फिर आपको दिए जाएंगे। बट आपको अभी बता दें कि आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म कौन बनेगा, फैसला कल मुतवक्के है, और इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करने वाली जमात तहरीक इंसाफ अब वजारत उज़्मा के मामले पर कंफ्यूजन का शिकार नजर आ रही है। वज़ीर आज़म के सामने कई बाअसर अफराद के सीवीज जो हैं वो मौजूद हैं, और कुछ तो हम आपको एक्चुअली दिखा भी रहे हैं ऑन द स्क्रीन। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, तनवीर इलियास,
ख्वाजा फारूक, अजहर सादिक, अंसर अब्दाली समेत कई मेंबरान असेंबली के इंटरव्यूज किए जा चुके हैं। जनाब साबिक स्पीकर चौधरी अनवारुल हक और अब्दुल कयूम नियाजी के नामों पर भी गौर हो रहा है। हतमी फैसला चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ही करेंगे। ज़राए बताते हैं कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को सदारत की पेशकश की गई, जो उन्होंने फ़ौरन मुस्तरद कर दी। बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप तनवीर इलियास को आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म नहीं देखना चाहता। बैरिस्टर सुल्तान को वज़ारत उस्मा का ओहदा ना मिलने पर बगावत का भी खतरा है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद और तनवीर इलियास की चपकलिश का फ़ायदा किसी तीसरे को मिलने का भी इशारा दिया जा चुका है। इस पर हम बात करते, वैसे सरदार तनवीर इलियास की कुछ तस्वीर भी आजकल सोशल मीडिया पे वायरल है, तो वो भी कोई नहीं देखना चाहेगा। वैसे वाकई मुझे ये समझ नहीं आती। और एक छोटा सा सवाल है, और प्लीज़ मुझे कोई जवाब दे दे कि कुछ बड़े बड़े नाम जो होते हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं बड़े ओहदों के लिए। हम इधर इसकी स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहे, और फिर कुछ मुतनाज़ बातें आ जाती हैं सामने, खासतौर पर कुछ फोटोग्राफ्स आ जाती हैं, और फिर भी वो लोग कंसिडर किए जा रहे होते हैं। मतलब उनकी तस्वीरें ऑनलाइन सोशल मीडिया पर आना और तस्वीरें भी कुछ गैर मुनासिब तस्वीरें आ जाना डज नॉट डिसक्वालीफाई दैम, बट हैड इट बीन अ वुमन, कोई औरत, कोई लड़की, कोई खातून होती इस ओहदे के लिए, कोई कैंडिडेट होती और उसकी कोई तस्वीरें वायरल हो जाती, नो वे, आप सोच भी नहीं सकते। बताओ मैं गलत कह रही हूँ? बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सोच भी नहीं सकते। और फिर जब हम ये नारा लगाते हैं ना कि हमारे यहाँ एक ही तराजू में तोला जाता है औरत और मर्द को, तो प्लीज ये नारा ना लगाया प्लीज, मतलब एटलीस्ट झूठ तो ना बोले ना। अच्छा चले आगे चलते हैं। ठीक है, टॉप टू बॉटम अगर हम एक ही पैमाना रखें ना, तो आप सोचें कि एक आदमी को जो जो लेवरेज हासिल है वो औरत ख्वाबों में भी नहीं सोच सकती। अच्छा जी, सीनियर सहाफ़ी अफजल भट्ट हमारे साथ हैं, इलेक्शंस में भी बड़े इन्वॉल्व रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। और सबसे पहले तो आपसे अफजल भट्ट साहब यही पूछेंगे कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में ज़बरदस्त जीत के बाद अब तहरीक इंसाफ हुकूमत साजी की तरफ जा रही है, और जाहिर है कि सबसे अहम ओहदा वज़ीर आज़म का ही है। तो कौन सा उम्मीदवार इस दौड़ में आगे नज़र आ रहा है आपको, और किसका चांस ज़्यादा लग रहा है? कुछ इंसाइट दें हमें। ख्वाजा फारूक साहब के अलावा जो एक और उम्मीदवार जो जिसका नाम बड़ा गूंज रहा है, वो डुडियाल से नौ मुंतखब रुकन असम्बली अजहर सादिक साहब हैं, क्योंकि वो एक बड़े ट्राइब से तल्लक रखते हैं। उनके ताया जो हैं वो सीनियर मिनिस्टर रह चुके हैं, और फिर आप देखें तो बरतानिया में उनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। और अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ये चाहते हैं कि वो अपनी टीम का इस तरह इंतखाब करें कि नौजवान आदमी वज़ीर आज़म हो जो अगले 15-20 साल तहरीक इंसाफ की क़यादत को लेकर आगे बढ़ सके, तो उस हवाले से उनका ये इंतखाब भी हो सकता था। फिर एक और हमारे रुकने असम्बली हैं खुई रट्टा से, अंसर अब्दाली साहब, उन्हें हेलीकॉप्टर देकर यहाँ बुलाया गया, और पूरे कश्मीर में उसका चर्चा होने लगा कि शायद अब अंसर अब्दाली जो है वो उम्मीदवार होंगे। उनका इंटरव्यू भी हुआ। और इसके अलावा एक और उम्मीदवार जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर राजा फ़ारूक हैदर खान को 12-13 हज़ार वोटों से शिकस्त दी है, दीवान चुगताई साहब, ये वादिया लीपा से तल्लक रखते हैं, और उनके बारे में कहा जाता है कि क्योंकि उनका पूरा हल्का LOC पर वाक़ है, तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर उन्हें भी पसंद कर रहे हैं। और इसके साथ साथ भिम्बर से एक स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं अनवारुल हक साहब, जो साबिक स्पीकर रह चुके हैं। उनके वालिद आज़ाद कश्मीर के सीनियर मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके भाई कोर कमांडर रह चुके हैं, और बहुत असूल पसंद सियासतदान के तौर पर मशहूर हैं, तो उनका नाम भी आने लगा। लेकिन जब ये सारे नाम आए तो फिर प्राइम मिनिस्टर को ये बताया गया कि भाई ये पंजाब नहीं है, ये KP के नहीं है, कि यहाँ टोटल आपको 6-7 वोटों की अक्सरियत हासिल है, और ये ईवान को 300 का 250 का ईवान नहीं है, टोटल 53 अरकान असम्बली है। अगर 5 असम्बली मेंबर उधर से टूटकर अपोजिशन में आ जाएं तो वज़ीर आज़म तब्दील हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम बनी हुई है इस वक्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की, कि क्या जो दोनों बड़े उम्मीदवार हैं उनमें से को लाया जाए या किसी नए को लाया जाए, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका। ठीक है जी, लेट्स सी कि क्या होता है। वैसे तो मेरे जहन में और भी बड़े आइडियाज़ आ रहे हैं ये फैसला करने के, लेकिन फिलहाल भट्ट साहब आप ये बताएं कि जब तो 2-3 लोग एक ही कुर्सी के उम्मीदवार होंगे, तो फिर एक को वज़ीर आज़म बना दिया, बाकी क्या करेंगे? सदर की ऑप्शन तो हमने बताया भी, बैरिस्टर साहब को दी थी, उन्होंने मुस्तरद कर दी, या सीनियर वज़ीर वगैरह। तहरीक इंसाफ ने क्या सोच रखा है, प्लान क्या है इस सिलसिले में? देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और तमाम तजिया नगार, तमाम पॉलिटिकल वर्कर, तमाम सियासतदान इसको देख रहे हैं कि ठीक है जी, एक को प्राइम मिनिस्टर बना लिया तो दूसरे को क्या होगा। और ये
तीनों चारों कैंप जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ वज़ारत उज़्मा के कैंप के लोग एक दूसरे के खिलाफ खबरें भी लगवा रहे हैं। मसलन एक कैंप ने खबर लगा ली कि वज़ीर आज़म तो मैं बन रहा हूँ, लेकिन सदारत जो है वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद को दी जाएगी। लेकिन बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब ने तरदीद कर दी है कि ना तो वो अज़ाखिर की सदारत के उम्मीदवार हैं, ना वो सदर बनने के लिए तैयार हैं। इसी तरह एक और उम्मीदवार हैं जिनके बारे में कहा जाता था बड़े स्ट्रांग हैं, अनवारुल हक साहब, जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया, वो सब स्पीकर रह चुके हैं। उनकी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई और उनके बारे में ये था कि चलो जी वो तो स्पीकरशिप पे राज़ी हो गए हैं। उन्होंने भी बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंस कर दिया कि वो ना तो स्पीकरशिप के उम्मीदवार हैं, ना स्पीकर बनने के लिए आए हैं। इसी तरह अगर सरदार तनवीर लियाज़ साहब की बात की जाए, उनके भाई यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं, उनकी चंद अखबार नवीसों से बातचीत हुई। उन्होंने कहा जी हम तो सियासत में आए ही वज़ीर आज़म बनने के लिए हैं। अगर हम वज़ीर आज़म नहीं बनते, ना हम सदर बनेंगे, ना हम सीनियर वज़ीर बनेंगे और ना ही स्पीकर बनेंगे, फिर हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है इस हुकूमत में। मतलब क्या एम्बिशन लेकर सियासत में आए ना, हमने डायरेक्ट वज़ीर आज़म बनना है। हाँ। इन्वेस्टमेंट भी खैर सरदार साहब की बहुत ज़्यादा है इस सिलसिले में। अच्छा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती, वेल मुझे समझ आ जानी चाहिए, अब तो हमारे सामने ही है सब कुछ, लेकिन इतना एज यू सेड कितने पॉइंटेड डिसीजन ऑलरेडी की होती है कि जी जाएंगे और जो भी काम करना है आवाम की खिदमत करनी है, ब्ला 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 व्हाटएवर, लेकिन हमें कुर्सी वो चाहिए, हमें पोजीशन वो चाहिए। भाई आप तो खिदमत करने आए तो देन डू व्हाटएवर। कुछ बहुत सी चीज़ें और भी हो सकती हैं। किससे बात कर रहे हैं आप? मेरा राब्ता मुनक़ता हुआ है ज़रा। अच्छा, बिल्कुल, मुझे भी लग रहा था शुक्रिया हो ही चुका होगा क्योंकि मुझे भी उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी। बट एनीवे, देयर यू हैव इट। बहुत शुक्रिया अफजल भट्ट साहब हमसे बात करने का और हमें समझाने का। इन द मीन टाइम आई वाज आल्सो गोइंग थ्रू, आपको पता है ना कि आज बहुत सी हमें ट्वीट्स ऑलरेडी आना स्टार्ट हो चुकी हैं, एजुकेशन के हवाले से भी आना स्टार्ट हो गई हैं। ये बड़ी अच्छी, अगर आप चाहें तो आप बता सकते हैं, बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू समथिंग वेरी सिमिलर। हाँ जी, किसी ने कहा जी मेरे 3 साल का जो भतीजा है उसका पहला दिन था ऑनलाइन क्लास पे और टीचर ने नाम पूछा। कल मैं भी वैसे कल से मैं नाम की प्रैक्टिस करा रहा हूँ और मेरा बेटा जो है ना हुसैन सुल्तान उसका नाम है, वो सुल्तान हुसैन कर देते हैं। और वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। हाँ, मतलब को तो पता ही होगा, कल से प्रैक्टिस करा रहे हैं। वैसे सब चीजें माशाल्लाह आती हैं, लेकिन नाम नहीं बताना आ रहा था अभी। तो इनके 3 साल के भतीजे से टीचर ने पूछा कि जनाब आपका नाम क्या है, तो बच्चा अचानक से आवाजें लगाता रहा, कूड़े वाला कूड़े वाला कूड़े वाला, और कमरे से भाग गया। पता लगा कूड़े वाला गेट पे आया था और वो चीखता हुआ उसके पास चला गया। बच्चों की एक रूटीन होती है घर में और माओ ने भी ऑब्वियसली उनको कुछ ना कुछ काम और थोड़ा सा आरे लगाने, एटलीस्ट यही बताने के लिए कि जी घंटी हुई है या कोई आया है, तो एक वो लाउड स्पीकर ऑन हो जाता है कि देखो कौन आया है, खिड़की से देख लो। तो अब बच्चों को आई थिंक इट्स गोना टेक देम सम टाइम और थोड़ी देर के लिए वो सारे कूड़े वाले ही रहेंगे। सो आई वी थॉट दैट वाज क्यूट और ये हमें अभी किसी ने लिखा था, अपनी एक्सपीरियंस लिखा था। अच्छा जी आगे बढ़ जाएं, मैच की बात कर लें। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान चौथा और आखिरी T20 आज हो खेला जाएगा। जनाब मैच कहाँ खेला जाएगा? आगे चलते हैं कि ये कुछ आया तो था और प्रोविडेंस एक जगह है परहैप्स और वहाँ खेला जाएगा। चलो अच्छा जी, दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का तीसरा मैच भी बारिश की नजर हो गया था, याद ही होगा आपको। पाकिस्तान को 4 मैचों की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है और पाकिस्तान ने टीम मैच से कबल प्रैक्टिस के बजाय आराम को तरजीह दी है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अच्छा जी, टोक्यो ओलंपिक्स की भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं और पाकिस्तानी दस्ते की ख़ास तौर पे अब कम ही, मेरा ख्याल है शायद एक ही जो एथलीट हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वो रह गए हैं। लेकिन आई डू हैव टू मेंशन हियर, आपको पता है कि हाई जंप अगर किसी ने देखी है, इफ़ समबडी इज़ वाचिंग दैट, सो मेनी पीपल आर, तो हाई जंप में गोल्ड मेडल जो हुआ है वो शेयर हुआ है और वो क्या मोमेंट था। इफ़ वी हैव अ वीडियो वी विल शो यू इन अ लिटिल बिट। कतर का एक बंदा है वो जीता और इटली का एक बंदा जो पहले से एक दूसरे को जानते भी हैं और एक दूसरे को बीट ना कर सके, फिर देयर वाज एन ऑप्शन कि आप जंप ऑफ टाइप कर लें कि कौन ज़्यादा कर लेता है, समथिंग ये वीडियोज़ आ गए एंड देन दे डिसाइडेड कि नहीं हम गोल्ड शेयर करेंगे। एंड ऑनेस्टली आई वाज थिंकिंग कि दीज आर द मोमेंट्स जिसके लिए इतने मेगा इवेंट्स होते हैं। ऐसे मोमेंट्स होते हैं कि एक गोल्ड ऐसी चीज़ होती है कि आप कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते क्योंकि वो आपकी अचीवमेंट होती है, टेलिंग यू दैट यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ऑफ कोर्स कहने का मतलब है, देखिए, यू वांट टू बी कॉल्ड एज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ऐसे इवेंट में जाके तो आप दुनिया को यही दिखाते हैं कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है। लेकिन दीज टू डिसाइडेड, और ख़ासतौर पे ये एक्चुअली पहल कतरी ने की थी
they decided कि हम गोल्ड शेयर And the करेंगे। both are so happy about it. Just look at They this. are also friends ना, ये कहते हैं कि जी हम तो वैसे भी एक दूसरे को जानते हैं, we are Oh very my good friends, God. so it made sense। अच्छा, वैसे हर स्पोर्ट्स की हर चीज की एक पर्टिकुलर फिजिक रिक्वायरमेंट होती है ना। मैं देख रहा था कि ये वाला जो जंपिंग वाला सीन है, इसमें यू हैव टू बी वेरी लीन, दे आर सो लीन। या और अगर आप बाकी अगर आप डिस्कस थ्रो देखें और भी जो सारे स्पोर्ट्स हो रहे हैं, जो बॉडी पार्ट की जरूरत होती है वो मसल्ड अप हुए होते हैं। बाजू मसल्ड अप हैं, टांगे हैं, फैट तो किसी पे ऑलमोस्ट है ही नहीं, इट्स ऑल मसल एंड बोन्स। इट्स फैसिनेटिंग टू वॉच। पर्टिकुलरली वो जो डाइविंग के मुकाबले होते हैं ना, जिसमें वो फ्लिप 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 करके नीचे आ रहा होता है, उसमें तो बंदा ना ही देखे। बिकॉज आप वो हवा में वो मोमेंटम जो है अपनी बॉडी को खुद आप टर्न कर रहे हैं टू गो अ सर्टेन वे, और इतना प्रिसीजन हो कि आप मतलब आप जीत रहे हैं इतने बड़े बड़े इवेंट्स, तो इट्स ऑसम। अच्छा, वैसे ओलंपिक्स देख के इंसान को दोबारा से, मुझे तो एटलीस्ट ये एहसास हुआ कि दिस बॉडी दैट गॉड हैज गिवन अस, अल्लाह मियां हैज गिवन अस, क्या पोटेंशियल है इसका, मिरेकुलस, और क्या कर जिस सकते हैं। अंदाज में आप ढालें ये ढल जाती है। पर जिस तरह ये भाग रहे थे ना अपनी रेसेस में, और एक एक आउंस मतलब कि लिटरली के पलकों से भी पसीना जिसका गिर रहा हो, एंड येट दे आर मेकिंग इट, और आधे आधे सेकंड के फर्क पे जीत रहे हैं या हार रहे हैं। अब कुछ कंफ्यूजन हैं। अभी सिंध में वैसे ये कहा गया है कि जनाब आप शख्सी ज़मानत के साथ या फिर किसी भी और सबूत के साथ, जैसे आपकी मैट्रिक की सनद, बीए की डिग्री, या फिर आपका पासपोर्ट, वैसे तो आई वंडर शनाख्ती कार्ड नहीं है तो पासपोर्ट कैसे, या फिर बेफॉर्म, या फिर आप मोबाइल, या फिर मोबाइल नंबर, या आपके वालिद साहब का आईडी कार्ड, या आपके शौहर का आईडी कार्ड, या आप किसी भी शख्सी ज़मानत के ऊपर आप जाएं तो आपको एंटरटेन किया जाएगा। बट आई हैव माई डाउट्स अबाउट इट, बिकॉज मतलब बात ये है कि इसके बारे में भी एक्चुअली अभी हम बात कर लेंगे और पता कर लेते हैं, क्योंकि लाइनें इतनी लंबी हो चुकी हैं, रश इतना ज़्यादा पड़ चुका है, घंटों घंटों इंतज़ार करना है। इसलिए अगर ये बिल्कुल अश्योरिटी ना हो ना कि आप बेफॉर्म लेके जा रहे हैं और आपको फिर भी लग जाएगा, तो अभी ना निकलें, लेकिन हम आपको भी बताते हैं एग्जैक्टली क्योंकि होता क्या है कि आई नो पर्सनली अ फ्यू केसेस, आईडी कार्ड नहीं था, 5-5 घंटे लाइन में लगे रहे, काउंटर पे पहुंचे, आईडी कार्ड नहीं है, वापस आए। सो वो सारी एक्सरसाइज जाया हो रही है। अच्छा, कुछ नई गाइडलाइंस हैं, 1166 जो है वो उस पे कोड नहीं, फिर उस कोड को भेजने में, कोड के आने में टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे बड़ा लेंथी होता जा रहा है। हैविंग सेड दैट, ये प्रोसीजर्स जो है, ये प्रोसेसेस से गुजरना जरूरी है। बट एवरीबडी एल्स, यू हैव नो रीजन टू नॉट गेट वैक्सीनेटेड। अभी इसी पे हम बात करते हैं। डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज टेकिंग आउट टाइम। आप ज़रा बता दीजिएगा कि व्हाट इज़ द प्रोसेस। सबसे पहले तो कुछ हम कन्फ्यूजन्स दूर कर रहे हैं। जब ये कहा जाता है कि वॉक इन वैक्सीनेशन ओपन है अब 18 और प्रॉब्ली अब 16, सो वॉक इन वैक्सीनेशन से क्या मुराद है? यू डू नॉट नीड कोड जो कि आप 1166 पे SMS करके भेजते थे, या फिर आपको पहले अपना शनाख्ती कार्ड नंबर SMS करना है, कोड मौसूल हो जाए तो आप जाएं? जी नहीं, अब ये रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं रह गई। सिर्फ ये कि अभी आपको जो अपना आईडी कार्ड लेके किसी भी सेंटर पे आप चले जाएं तो आपको वैक्सीनेशन हो जाएगी। और इसके अलावा इस वक्त डोर टू डोर जो है हमारे मोबाइल यूनिट्स भी फिर रहे हैं पंजाब में और इस्लामाबाद में, और वो भी जाके घरों के ऊपर, जिस तरह से पोलियो की कैंपेन्स चलती थी उस तरह से अब यहाँ पर डोर टू डोर वैक्सीनेशन, तो वो भी सिर्फ आईडी कार्ड आपने अपना दिखाना है तो आपकी वैक्सीनेशन हो जाती है। क्योंकि इस वक्त ये बहुत ज़रूरी था कि हमारे पास एक डाटा मेंटेन हो। हमने चूँकि टारगेटेड पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना है तो हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। 70% जो हमारी एलिजिबल पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेट करेंगे तो हम अपनी हर्ड इम्यूनिटी को टच करेंगे। तो इसलिए हम रैंडमली नहीं कर सकते, हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि किस शहर में कौन सी जगह पे कौन से एज ग्रुप के कितने लोग जो हैं वो वैक्सीनेट हो गए हैं। तो ये तभी पॉसिबल है अगर आपकी आईडी कार्ड की एंट्री होती है और वो नादरा के साथ, वो जो हमारा निम्स का नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम है वो नादरा के साथ कनेक्टेड है। तो ये सारा डेटाबेस जो है ये बन रहा है और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक नेशन वाइड एक कैंपेन है और इसके अंदर हमने एक खास स्पेसिफिक नंबर ऑफ लोगों को डेफिनेटली जो है वो इंश्योर करना है कि वो वैक्सीनेट हो जाएं। कराची में थोड़ा सा ये है कि वहाँ पर बिहारी और बंगाली कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जिसकी उनकी पूरी बस्तियाँ हैं जिनके पास आईडी कार्ड्स नहीं हैं। इसलिए चूँकि वो लोगों के घरों में जाके काम भी करते हैं और वो लोगों के साथ मिक्सअप भी होते हैं, तो इसलिए उनके लिए थोड़ी सी पॉलिसी में एक्सेप्शन की जा रही है।
कि उनको भी वैक्सीनेट करने का कोई मैकेनिज्म डिवाइस हो जाए कि उनके पास आईडी कार्ड्स नहीं है। अदरवाइज बाकी सारे मुल्क में जो है वो आईडी कार्ड जो है वो लाजमी है, मगर रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी नहीं है। इट्स जस्ट कि यू शो योर आईडी कार्ड एंड यू कैन गेट वैक्सीनेटेड। सो इवन इफ यू हैव, जस्ट फॉर क्लैरिटी से, लोग हमें दे रहे हैं, अगर आपने उस पर SMS नहीं किया 1166 पे, और जो कि ऑब्वियसली पहले यही प्रैक्टिस थी, इससे कोई मसला नहीं है, आप अपना आईडी कार्ड लें और पहुंच जाएं। यही आप कह रही हैं नौशीन साहिबा? जी बिल्कुल कोई मसला नहीं है जी। अब तो ये बल्कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस तो बहुत दिन पहले से ही। अच्छा डॉक्टर साहिबा, सेकंड डोज के लिए क्या टाइम जब खत्म हो जाए तब पहुंच जाएं, वॉक इन कर लें, या जब तक SMS ना आए तब तक नहीं जा सकते? क्योंकि इसमें भी लोगों को बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। कहते हैं जी सेकंड डोज हमारी कब से ड्यू है और अभी तक बारी नहीं आ रही है, क्योंकि फर्स्ट डोज वॉक इन लगाने वालों का इतना रश पड़ चुका है अब कि सेकंड डोज वाले तो कहीं बहुत पीछे रह गए हैं। नहीं देखिए, मेजॉरिटी जगहों के ऊपर जो है, जैसे लाहौर एक्सपो सेंटर का मैं आपको बताऊं कि टोटली डिफरेंट हॉल्स मुख्तस किए गए हैं फर्स्ट डोज वालों के लिए और सेकंड डोज वालों के लिए। उनकी एंट्रेंस भी डिफरेंट है, उनके लिए हॉल्स भी डिफरेंट है। तो ये मसला नहीं है, सेकंड डोज भी लग रही है। थोड़ी सी कंफ्यूजन इस वजह से आई थी क्योंकि पहले सेकंड डोज के लिए ड्यूरेशन जो था वो 3 वीक्स था, तो लोग 3 वीक्स के बाद SMS का इंतजार किए बगैर चले गए, तो उनको वहाँ से नहीं लगी, क्योंकि अब वो 6 वीक्स का ड्यूरेशन कर दिया गया है। तो अगर वो 6 वीक्स के बाद, वैसे तो मेजॉरिटी लोगों को मैसेज जा रहा है, मगर अगर किसी को नहीं जाता और उनकी फर्स्ट डोज को 6 वीक्स हो गए हैं तो वो चले जाएं, उनको डेफिनेटली लग जाएगी। हाँ, एस्ट्राजेनेका वो है जिसको 3 मंथ्स के बाद जिसकी सेकंड डोज लगती है, तो इसलिए थोड़ी सी लोगों को कंफ्यूजन है। कुछ लोग जो 3 मंथ्स वाली है उसको भी वो 3 वीक्स समझ के चले जाते हैं, तो इसलिए फिर उनको तो अब जो टाइम है वो 6 वीक्स हो गया जी, 6 वीक्स हो गया। नौशीन साहब आप बता दें, जो ज़्यादातर साइनोफार्म साइनोवैक जो लग रही हैं वो 6 वीक्स पे चली गई है बात? जी बिल्कुल, उनकी अब 6 वीक्स का ड्यूरेशन कर दिया गया है, और एस्ट्राजेनेका जो है वो 3 मंथ्स का है। जी, वो तो ये थोड़ी सी है जिसकी वजह से लोग चले जाते हैं और उनको वहाँ पर लगती नहीं है, अदरवाइज सबको। नौशीन साहबा, मॉडर्ना के हवाले से भी सवाल है, क्योंकि मॉडर्ना के बारे में ये बताया जा रहा है और NCOC का भी ये कहना है कि हामला खवातीन, प्रेग्नेंट खवातीन जो हैं उनके लिए भी सेफ है। तो अभी तक तो यही पता चल रहा था कि प्रेग्नेंट जो हैं खवातीन वो बिल्कुल नहीं लगवा रही थी कोई वैक्सीनेशन, लेकिन आपका ये कहना है कि मॉडर्ना आप लगवा सकते हैं, इवन इफ अगर न्यू मदर है तो अगर फीड भी करा रही है बच्चे को, बच्चा जो है मदर्स फीड पे भी है, तो तब भी वैक्सीन लग सकती है ये माँ को? जी देखिए, इस वक्त ये वाली वैक्सीन जो है ये सेफ डिक्लेयर हो गई हुई है प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए, मगर बाकी वैक्सीन्स की अभी क्लियरेंस नहीं थी, और पहले चूंकि वही ज़्यादा यूज़ हो रही थी तो इसलिए थोड़ा सा डिस्करेज किया जा रहा था उनको। पर अब चूंकि मॉडर्ना जो है वो वाफिर मिकदार में हमारे पास मौजूद है और बल्कि आम पब्लिक के लिए भी अब वो मौजूद है, तो इसलिए अब वो लगवा सकती हैं बेखौफ होकर। तो वहाँ अगर कोई खातून जा रही है उसको जाके स्पेसिफाई ये करना होगा कि जी मुझे मॉडर्ना लगाएं बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग? जी जी बिल्कुल, उनको अपना कोई भी जो उनका कार्ड बना होता है गायनी का, या जो उनके पास डॉक्यूमेंट होता है जहाँ वो अपना एंटीनेटल चेकअप वगैरह करवा रही हैं, वो दिखाएं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उनको बिल्कुल मॉडर्ना लगेगी। जी अच्छा, ये एक दफा मैं दोबारा रिपीट कर दूं फॉर पीपल हु आर वाचिंग, तो प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग और लैक्टेटिंग मदर्स जो दूध पिलाने वाली मां है, तो मॉडर्ना आप लगा सकते हैं। और जब आप जाएं तो अपनी गायनी कार्ड, अपना मेडिकल कोई भी टू प्रूव दैट यू जस्ट हैड अ बेबी, यू आर गोइंग टू हैव अ बेबी, तो वो साथ लेके जाएं। अच्छा डॉक्टर साहबा, यहाँ डेल्टा वेरिएंट ने कराची में तो काफ़ी तबाही मचाई हुई है, बाकी मुल्क में भी अब हम देख रहे हैं कि हफ्ते में 2 दिन कारोबार बंद और 8 बजे तक की रिस्ट्रिक्शन। तो क्या पंजाब, पर्टिकुलरली लाहौर जो ज़्यादा पॉपुलेटेड इलाके हैं, खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर और दीगर इलाकों में डेल्टा वेरिएंट क्या रिपोर्ट हो रहा है? फैल रहा है या अंडर कंट्रोल है सूरत हाल? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जितने भी केसेस हैं उनमें से 70% केसेस जो हैं वो डेल्टा वेरिएंट के हैं, बल्कि मोर देन 70% केसेस जो हैं वो डेल्टा वेरिएंट के ही हैं। मगर जिन शहरों में अभी जो आप NCOC की जिन पाबंदियों का जिक्र कर रहे थे, जिन शहरों में लगाई गई है, वो उन शहरों में जैसे पंजाब के 4 शहर हैं, KP के 2 शहर हैं, इसी तरह सिंध के 2 शहर हैं, तो इनमें जहाँ पे पॉजिटिविटी रेशियो एक खास हद से बढ़ गया है, उन शहरों में जो है वो पाबंदियाँ ज़्यादा सख्त की गई हैं। तो इस वक्त वायरल डेल्टा वेरिएंट इज प्रेजेंट ऑल ओवर पाकिस्तान, इन फैक्ट इट इज़ प्रेजेंट इन 132 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये इस वक्त तो पूरी दुनिया में प्री डोमिनेंट वेरिएंट जो है वो डेल्टा वेरिएंट है, और इसी तरह पाकिस्तान में भी ये प्री डोमिनेंट।
अच्छा नौशीन साहिबा, एक और सवाल जो इस वक्त हमें फ्रेश सवाल जो लोगों के कंसर्न्स हैं वो सामने आ रहे हैं और आप हमारे साथ हैं, आपसे पूछ लें। अब आपको पता है कि ये एक क्लॉज आ गया, यू कैन नॉट एयर ट्रैवल भी आप नहीं कर सकते जब तक आपके पास आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि डेटा अपडेट होने में बहुत टाइम लग रहा है। जैसे कि जो लोग जाके कैंप्स में लगवा रहे हैं, डिफरेंट कैंप्स यहाँ सेटअप हुए हैं, अगर मैं सिंध की बात करूँ, जहाँ आप जाके अपने आप को वैक्सीनेट करवा सकते हैं। इफ़ यू डोंट वांट टू स्टैंड इन दोज लाइंस जो एक्सपो सेंटर वगैरह में भी हैं, ऑल्दो ये कैंप्स भी काफ़ी भर चुके हैं आप, तो नादरा का जो डेटाबेस है उसमें अपडेट नहीं हो रहा ये डेटा। तो जब सर्टिफिकेट निकालने का टाइम आता है तो उसमें आ जाता है कि जी अभी तक तो कोई आपकी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अपडेट नहीं है। तो व्हाई इज दिस हैपनिंग? ये तो साथ साथ हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं ये प्रॉब्लम बिल्कुल आ रही है। जो फुली वैक्सीनेट हो गए हैं वो भी अगर निकालते हैं तो उनका पार्शियल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट निकल आता है। तो ये इसको एड्रेस किया जा रहा है। असल में अब एकदम से जिस तरह से पिछले 6 दिनों में 50 लाख वैक्सीनेशंस हुई और 16 दिन के अंदर जो है वो 1 करोड़ वैक्सीनेशंस हुई, तो ये बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। डेटा एंट्री के मज़ीद ऑपरेटर्स को भी भर्ती किया गया है ताकि इस प्रोसेस को किया जाए। तो इस इशू को एड्रेस किया जा रहा है। बिल्कुल ये इस वक्त इशू आ रहा है, मगर अच्छा नौशीन साहिबा, व्हाइल वी वेट फॉर दैट टू बी अपडेटेड, वो जो कार्ड एक दिया जाता है वैक्सीनेशन के वक्त जिसमें पहली डोज का लिखा जाता है, फिर दूसरी डोज का, वो भी काम कर सकता है अगर आपने ट्रैवल करना है या जो भी उसके लिए कि जस्ट टू प्रूव कि हम वैक्सीनेट हो चुके हैं, वो कार्ड यूज हो सकता है? देखिए, उसके अलावा आप अगर 1166 पे अपना नंबर भी अगर आप CNIC मैसेज करते हैं तो वहाँ से भी आपको रिप्लाई आ जाता है कि जी आपकी 1 डोज या 2 डोज जो भी जितनी भी हुई होती है वो भी आपको। और बहुत से रेस्टोरेंट्स वाले, मैंने पर्सनली भी इसलिए मुझे पता चला है कि वो लोग एंट्रेंस के ऊपर अगर आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो वो आपका ID कार्ड नंबर फीड करते हैं और फिर जब उनको रिस्पॉन्स आ जाता है कि जी ये लोग वैक्सीनेटेड है तो वो अलाउ कर देते थे अंदर आने के लिए। तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म। अच्छा नौशीन साहिबा, कुछ सवाल जो हमारे पास आ रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया, अगेन एक इस बारे में कंफ्यूजन रहती है। वो कह रहे हैं जी NCOC क्या कह रहा है, प्रेग्नेंट खवातीन के लिए तो मॉडर्ना अलाउड है, अगर माँ दूध पिलाने वाली माँ है तो क्या वो वैक्सीनेट करा के अपने बच्चे को ये दूध पिलाने का अमल जारी रख सकती है? जी देखिए, प्रेग्नेंट मदर्स के लिए तो बड़ी क्लियर डायरेक्शन आ गई है, लैक्टेटिंग भी करा सकती है, मगर इसके बारे में जरा थोड़ा सा मैं समझती हूँ कि जरा हमें और क्लिनिकल डाटा आ जाए तो मैं आपको ज़्यादा क्लैरिटी से। ठीक है, एक और सवाल आया जी, क्योंकि मीनवाइल वी आर टॉकिंग टू यू, कहते हैं जी कुछ कंप्लेन ऐसी आई हैं कि जब हम अपनी वैक्सीन करवाने गए तो हमारे नाम के ऊपर आई वंडर कोई और शख्स वैक्सीनेट करवा चुका था अपने आप को। भी तो होगा साथ, सो ID कार्ड नंबर भी होगा। अपेरेंटली कुछ गड़बड़ हो रही है, ऐसी कोई कंप्लेन है आपने सुनी? देखिए, इस वक्त थोड़ा सा ये है कि चूंकि मिलियंस ऑफ वो अब ये वैक्सीनेशंस हो रही हैं और इनकी तादाद अब मिलियंस में जा रही है, तो वो कोई बीच में से कोई 2-4 केसेस में भी कोई इस तरह से डेटा एंट्री वाले से कोई प्रॉब्लम। अच्छा, डेटा एंट्री की बात कर रहे हैं तो डेटा एंट्री जब हम अपना सर्टिफिकेट निकालने के लिए जाते हैं तो उसमें एक क्लॉज आता है पुट योर पासपोर्ट नंबर। तो जिन अफराद के पास पासपोर्ट, बहुत से लोगों के पास नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, क्या उनका भी सर्टिफिकेट निकल आएगा? जी बिल्कुल निकल आएगा, पासपोर्ट नंबर के बगैर भी निकल रहे हैं सर्टिफिकेट्स। ठीक है, बिल्कुल, उस पर स्टार नहीं होता तो आप अगर उस पर ना भी लिखें तो हो जाएगा। फाइनली एक दफ़ा फिर फॉर दोज पीपल, बिकॉज हमारी बहुत सी ज़्यादा आवाम है जिनके पास ID कार्ड नहीं है, नौशीन साहिबा आपके सामने मैं कह दूं कि कोई और भी आप तस्दीक करने के लिए अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट या अपने पेरेंट्स के भी ID कार्ड पे जा सकते हैं, बे फॉर्म लेके जा सकते हैं। नौशीन साहिबा एक दफ़ा फिर बता दें बस। जी देखिए, मुझे अभी तक तो सिर्फ कराची का इल्म है कि वहाँ पे जिस कम्युनिटी का मैंने जिक्र किया है कि उनके पास ID कार्ड्स नहीं थे, उनके लिए थोड़ी सी पॉलिसी में चेंज लाया गया, पर अदरवाइज अभी बाकी मुल्क में जो है वो ID कार्ड एसेंशियल है, क्योंकि ID कार्ड के बगैर हम अपना डाटा बना ही नहीं सकते, जो कि बहुत जरूरी है। We get your point. Thank you डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ थी। कराची के अलावा आपको ID कार्ड चाहिए ही चाहिए है टू गेट वैक्सीनेटेड। एंड और ये हमें बहुत जगह से ये सवाल आ रहा था कि जी ID कार्ड नहीं अभी बना हुआ। अव्वल तो अगर ID कार्ड नहीं बना हुआ तो ये बहुत ही अच्छा मौका है कि आप ID कार्ड भी बनवा लें, क्योंकि जब आप 18 क्रॉस कर चुके हैं तो ID कार्ड होना चाहिए, क्योंकि हमारी आदत है ना, हम बहैसियत
अरे मैं तो शादीशुदा लोगों को जानती हूँ, सर पे पड़ती है ना तभी कोई तो ये लास्ट सर पे मिनट पड़ी काम हुई है, अभी आप बनवा लें, मतलब पहले आईडी कार्ड बनवाएं, फिर अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। इसीलिए कहते हैं टाइम पे जो चीज़ हो जाती है ना तो बड़े मसलों से आप बच जाते हैं। एंड आई ऑल्सो स्पेशली वांट टू कंप्लेन अबाउट दोज मैरिड पीपल, दोज मैरिड विमेन जिनके बच्चे भी हैं और पूछो तो आईडी कार्ड नहीं है। मतलब इतना मरहला आगे कैसे बढ़ गया जब आपके पास आईडी कार्ड नहीं, कैसे रजिस्टर हो गया, कैसे हुआ? तो ये भी बहुत चीजें हैं। देखिए जब ऐसे मसले आते हैं ना तो और भी मसले उभर के ऊपर आ जाते हैं। बच्चों के बेफॉर्म और ये सारी चीजों के लिए तो माँ बाप के आईडी कार्ड चाहिए होते हैं। आई वंडर हाउ इज दिस वर्किंग आउट फॉर देम। जो सिंगल नेशनल करिकुलम की हम बात कर रहे थे, पंजाब में इस पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया गया है फ्रॉम 1 to 5 ग्रेड, और इस पे हम बात करते हैं पंजाब के वज़ीर तालीम मुराद राज साहब ने हमें ज्वाइन किया। मुराद राज साहब, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं जो हम आपके थ्रू एक्चुअली अपनी भी कन्फ्यूजन दूर करना चाहते हैं और जो लोगों के जहन में कन्फ्यूजन है उसको भी एड्रेस करना चाहते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट सिंगल नेशनल करिकुलम और उसमें ज़ाहिर है कि मादरी ज़बान में सब कुछ शिफ्ट किया गया है, तो क्या हम समझें, क्या चुबुर्जी गर्ल्स हाई स्कूल जो कि गवर्नमेंट के तहत चलाया जा रहा है लाहौर में, वो और एचसन और बेकन हाउस और TNS और LGS, इन सारे स्कूल्स में एक ही करिकुलम अब फॉलो किया जाएगा या ये मिसअंडरस्टैंडिंग है जो हम प्रॉब्ली क्लियर कर सकते हैं? नहीं जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इन सब स्कूल्स के अंदर ये एक ही करिकुलम फॉलो किया जाएगा फ्रॉम pre-1 till 5। एंड ये मैं आपको बताऊं कि जब हमने काम शुरू किया 2.5 साल पहले इसके ऊपर, प्राइवेट सेक्टर, सोशल, ये सिविल सोसाइटी, उल्मा, सबको ऑन बोर्ड दिया गया था। एक कमेटी बनी थी अबाउट 40+ मेंबर्स की, जिन सब ने मिलकर ये काम किया। और हम नहीं चाहते थे कि सब बाद में हम कुछ कर जाएं और फिर कहें कि हमारी मुशावरत नहीं की गई। सो उसके बाद जब बुक्स बनी एंड एवरीथिंग, जब बुक्स भी उनको दिखाई गई तो एवरीबडी रियली लाइक्ड द बुक्स जो हमने बनाई, क्योंकि आपको पता है कि कभी भी पब्लिक सेक्टर की बुक्स को अपडेट नहीं किया जाता था और कभी भी उनको उस मयार पे नहीं लेके आया जाता था जो प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाई जाती थी। सो 3 दफा तो मैं पंजाब में कम से कम इस साल हमारे उन लोगों को बुलाया गया, प्राइवेट सेक्टर के लोगों को, एंड दे हैव ऑल एक्सेप्टेड इट। सो इंशाल्लाह ताला देखना आप, आई थिंक, और इस लोगों को असल में एक बात समझ नहीं आती कि करिकुलम का मतलब है कि एक सर्कल है, एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर सब ने रहना है। जरूरी नहीं कि जो गवर्नमेंट ने बुक्स इशू की हैं आप वो बुक्स पढ़ाएं, आप कोई भी बुक्स पढ़ा सकते हैं as long as they are in the same framework. It doesn't have to be the same book. तो अभी जो इन स्कूलों में, फॉर इंस्टेंस जिन स्कूलों का मैं नाम ले रहा हूँ, which are you know very well reputed और भारी फीसों वाले स्कूल है, जो किताबें पढ़ाई जा रही हैं ये सिंगल नेशनल करिकुलम के अंडर आती हैं या फिर इनमें वही किताबें पढ़ाई जाएंगी जो गवर्नमेंट ने छापी हैं? देखिए, that's their choice. इन्होंने काफी बुक्स हमारे पास जमा भी करवाई हुई हैं और करवाई थी, जिनको हमने अप्रूव किया एंड जिनको हमने NOCs दिए। और देखें, पढ़ाना सबको पड़ेगा whether they like it or not now, क्योंकि ये सब पार्ट थे सारी चीज का। They were never kept in the dark, they were always made a part of this. So इसलिए अगर ये समझते, कोई भी समझता है, और जिनकी आप बात करें they're 5% of this, 5% of पंजाब, 95% जो है वो स्कूल्स हैं जिनकी फीसें इस तरह की नहीं है और जो चेंज नहीं है। मैं प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, एंड 70% ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स इन पंजाब आर विद फी 5,000 एंड लेस। मगर वो भी इंग्लिश मीडियम तो हैं। जी बिल्कुल। अब ये भी एक जरा मसला कहे या पॉइंट ऑफ कंसर्न कहे कि मीडियम ऑफ टीचिंग जो लैंग्वेज है वो क्या होगा? क्या उर्दू में अब सारी पढ़ाई हो रही है, अंग्रेजी में हो रही है? नहीं। जी बताइए। देखिए, जौन सा सब्जेक्ट है, जिस तरह क्लास 5 तक होते ही बड़े मिनिमल सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, उर्दू में पढ़ाया जा रहा है, इस्लामियात उर्दू में पढ़ाया जा रहा है, जनरल साइंस जो है वो उर्दू में पढ़ाया जाएगा, और जनरल साइंस इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, और जनरल नॉलेज की मैंने किताब देखी थी वो उर्दू में थी। जी वो उर्दू में होगी, बस दैट्स इट। सो देखिए, मैं तो चाहता था साइंस को भी उर्दू में रखा जाए। हम लोग एक बड़ी इंग्लिश कॉम्प्लेक्स नेशन है। नहीं, अगर इंग्लिश कॉम्प्लेक्स ना भी, मुरादा साहब एक सेकंड, टाइम भी जरा कम है, कॉम्प्लेक्स को अगर निकाल भी दें, देयर इज यू हैव टू कम्पीट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। और खास तौर पे कुछ स्कूल you don't have to compete with the rest of the world until why not? grade Maybe 5. that is the idea Not of grade education. 5. आप मेरी बात तो समझिए जी जरा। मुराद साहब, द दुनिया पॉइंट में इज कि ये तो फाउंडेशन ईयर्स है ना, 5 तक तो आपकी बेस बन गई होती है। दुनिया में कहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर किसी फॉरेन लैंग्वेज में नहीं किए जाते। आप एक बच्चे को कह रहे हैं आप निकले जरा लाहौर से बाहर, आप सिर्फ 5% के ऊपर देख रहे हैं।
आप 95% को नहीं देख रहे। कौन सी दुनिया में जबान है कि आप फ्रेंच बच्चे जो है वो इंग्लिश में सीख रहे हैं पहली 5वीं तक? But why don't those 5% have the option? 95 हम समझ गए आपकी बात कि 95% के लिए तो ये ठीक आसान होगा, लेकिन उस 5% को क्यों हम मूव कर रहे हैं उधर? उस 5% के लिए मुश्किल बढ़ रही है, मतलब उसकी तो मुश्किल बढ़ रही है। नहीं, उस 5% को भी हमने जबरदस्ती उस लाइन पे लगाया हुआ है। एग्जैक्टली, क्यों? आप 5% जबरदस्ती लगाया हुआ है। अगर आप उन्हीं बच्चों को भी अपनी जबान में कॉन्सेप्ट्स उनके क्लियर कर देंगे तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? इंग्लिश हम साथ बाय साइड पढ़ा रहे हैं, हम तो कह ही नहीं रहे कि इंग्लिश को खत्म कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि अल्टीमेटली हमारे यहाँ मैट्रिक है, फिर OA लेवल की ऑप्शन है, तो ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम है इसमें फिर कैसे आगे एडजस्टमेंट होगी? जिन लोगों ने आगे कैम्ब्रिज के एग्जाम देने हैं, अगर 5th तक, आपको पता है 6 से तो बुक्स ही बिल्कुल प्री O लेवल की शुरू हो जाती हैं 7th से, सो उनके लिए आपको नहीं लगता मुश्किल हो जाएगा सारा कुछ, ये सारा सिलसिला? देखिए उसके ऊपर सारी भी बातचीत हो रही है। आई विल नॉट गो इनटू दैट राइट नाउ बिकॉज़ अभी हम 5th तक है, so let's settle the things at the 5th level and then inshallah ताला मैं आपको बताऊंगा कैसे। Can there be an option कि जनाब अगर किसी ने जनरल नॉलेज जो है वो अंग्रेजी में पढ़ना है तो उसी किताब की ट्रांसलेशन आप अवेलेबल कर दें, और उर्दू में पढ़ना है तो कर दें, या इवन इस्लामिक स्टडीज वो भी अंग्रेजी में होती है? There should be an option, नहीं? हम कौन से मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं? जी हम सारे इसी मुल्क में बैठे हुए हैं, हम सिर्फ ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। राज साहब, हम इंग्लिश क्यों इतना ज्यादा हमें जरूरी पड़ गया? What is English? I mean till grade 5 what is so important about English? We're teaching English, we're not letting English go anywhere. अच्छा, I wonder that we spoke, राज साहब आप हमसे भी अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। अंग्रेजी is a language जो नहीं, क्योंकि हम लोग वो लोग हैं जो गिनती के लोग हैं इस मुल्क के अंदर, ठीक है ना जी? आप निकले जरा बाहर अपने बड़े शहरों से, बाहर भी क्या निकले, आप बड़े शहरों में स्कूलों में चले जाए जरा प्राइवेट स्कूल के अंदर, और आप देखें ये निकले आप जरा बीकन हाउस में से, निकले ग्रामर स्कूल में से, निकले ये सिटी स्कूल में से, जो 75% आपका स्कूल है ना प्राइवेट स्कूल, वो लिखा बाहर हुआ है इंग्लिश मीडियम। आप जाके जरा देखेंगे वहां पे पढ़ा किस तरह रहे हैं। अच्छा मुरार राज साहब, ये नई जो सारा करिकुलम है, क्या टीचर ट्रेनिंग भी दे रहे हैं? ऑब्वियसली द होल आइडिया है इसके निज़ाम को ज़रा बेहतर किया जाए, क्वालिटी एजुकेशन हो, तो उसमें टीचर ट्रेनिंग बहुत बड़ा एलिमेंट है। मैंने पहली दफा फॉर द फर्स्ट टाइम हम टीचर्स, प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स जो है उनको फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं सिंगल नेशनल करिकुलम पे, एंड जो मास्टर ट्रेनर्स और जो हमारे लीड ट्रेनर्स हैं कभी भी पहले प्राइवेट सेक्टर से नहीं आए थे। मैंने 50% हायर किए प्राइवेट सेक्टर से ताकि दोनों का मिक्स बहुत अच्छा बने, गवर्नमेंट के ट्रेनर्स भी और प्राइवेट सेक्टर का, प्लस जरा कंपटीशन भी बीच में आया है, तो आई थिंक वी हैव मेड अ रियली गुड मिक्स दोनों के बीच में। अच्छा, वो जो मैं आपको एक चीज बताऊं, जब मास्टर ट्रेनर्स और लीड ट्रेनर्स जो प्राइवेट सेक्टर से आए, उन्होंने जब हमारी किताबें पढ़ी, यू वुड नॉट बिलीव कि उन्होंने कहा जी हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी अच्छी किताबें होंगी जिसके अंदर इतना चेंज होगा, and there was that the books were that good. अच्छा मुराद साहब, लास्टली वो जो मजहबी अक़लियतों को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या उनको एड्रेस करने के लिए कोई कमेटी बनी है? आर यू लुकिंग इनटू इट? क्योंकि ज़ाहिर है कि हमारे मुल्क में पर्टिकुलरली अगर सिंध में जब ये इम्प्लीमेंट होगा तो हमारे यहाँ हिंदू कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद है, पंजाब में क्रिश्चियन कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद है, पेशावर की तरफ सिख कम्युनिटी भी रहती है, सो व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट इट? नहीं देखिए, जब भी कोई लाइक इस्लामियत क्लास होती है या उस वक्त जो भी डिफरेंट रिलीजन के होते हैं दे गो टू अ क्लास, उनके लिए एथिक्स की क्लास होती है उसको, सो इट्स नॉट दैट दे हैव टू अटेंड इस्लामियत क्लास और थिंग्स लाइक दैट। और इसके अलावा भी मैंने जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं उनसे राब्ता भी किया है कि अगर किसी को कोई इशू है किसी और सब्जेक्ट के साथ भी, ऑब्वियसली इस्लामियत का तो उनके साथ कंसर्न नहीं है ना, exactly. तो मैंने कहा कि किसी जनरल साइंस के अंदर या जनरल नॉलेज के अंदर या साइंस के अंदर या किसी और चीज के साथ कोई अदर चीज दैट बॉदर्स देम और एनीथिंग लाइक दैट, दे शुड कम टू मी एंड ऑब्वियसली दे शुड वी विल डील विद इट राइट अवे। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज हमारे साथ मौजूद हैं। सो वो कह रहे हैं जी बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, द आइडिया इज़ ऑब्वियसली ग्रेट कि जो कॉन्सेप्ट किसी अगर बच्चे को अंग्रेज़ी समझ आती है तो उसको अंग्रेज़ी में समझाएं, अगर उर्दू समझ आती है तो उर्दू में समझाएं, लेकिन हम ये यहाँ सिर्फ ये कह रहे हैं कि ठीक है वो परसेंटेज कम होगी, लेकिन वो परसेंटेज है जिन बच्चों को अंग्रेज़ी ही समझ आती है, तो उनके लिए अगर उर्दू में
समझाने की आप कोशिश करेंगे तो वो एग्जैक्ट सेम ज्यादती होगी जो उर्दू वाले बच्चे को अंग्रेजी में समझाने की होगी। मुझे ये सिर्फ मसला है ना, एक्चुअली इट माइट नॉट इवन बी अ मसला एंड वी माइट इवन लर्न कि इट वर्कड आउट, लेकिन क्या हम जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है ये इतने चेंजेस ला के क्या हम स्टैंडर्ड को ऊपर लेके जा रहे हैं या नीचे लेके आ रहे हैं, so, या फिर हम उसको मेंटेन कर रहे हैं। सो दैट आई थिंक रिमेन्स टू बी सीन। इस वक्त तो बड़े दावे होंगे जी स्टैंडर्ड भी बड़ा ज़बरदस्त है, बट दैट रिमेन्स टू बी सीन कि वो क्या रिजल्ट आएंगे तभी पता लगेगा। अच्छा जी, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, और आपको बताएं कि तेज़ी से बढ़ती महंगाई से हर फर्द परेशान है। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा बार बार जलती पर तेल का काम कर रहा है, मगर वज़ीर आज़म का ख्याल है पाकिस्तान अब भी दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है और हुकूमती वज़रा भी मनपसंद अदाद व शुमार दिखाकर माशी फतह का ढोल जो है वो पीटने में मसरूफ़ हैं। आपको ये भी बताएं कि एक्सपोर्ट बढ़ने की खुशखबरियाँ भी सुनाई जा रही हैं। सुनिए ज़रा। डॉलर क्यों नहीं नीचे आ रहा फिर? ये भी सुन लो। हम ना सिर्फ जो हमने एक्सपोर्ट में लूज़ किया था वो लूज़ किया, बल्कि हमने अपनी एक्सपोर्ट को और आगे बढ़ाया और अगले साल के लिए हम अब इतने हौसलामंद हुए हैं इन तमाम एफर्ट्स की वजह से कि हम अगले साल इससे भी बड़े अपने लिए टारगेट्स रख रहे हैं और हमें पूरी उस पर उम्मीद है कि वो अचीव होंगे। Has he got a hair transplant or something? Or a haircut maybe. A haircut and a hair transplant probably. खैर, अभी हम शहबाज गिल के बालों से ज़्यादा अहम मसले पे बात कर रहे हैं। एक्सपोर्ट बढ़ने से रुपए की कदर मजबूत होनी चाहिए थी, लेकिन डॉलर तो मुसलसल ऊंची उड़ान भरते हुए 9 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इदारा शुमारियात की ताज़ा रिपोर्ट भी हुकूमत के तमाम दावे गलत साबित कर रही है। इदारा शुमारियात ने माहाना बुनियादों पर महंगाई के आदाद शुमार जारी किए हैं। माली साल के पहले माह जुलाई में महंगाई की शरह 8.4% रही। जून की निस्बत जुलाई में महंगाई 1.34% बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक आटा, दूध, गोश्त, आलू, प्याज, घी, कुकिंग ऑयल, चीनी, अंडों और दाल चना की कीमतों में इजाफा देखने में आया। इसके बावजूद जाने किस पाकिस्तान को दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क बनाने की बातें की जा रही हैं या होने के दावे किए जा रहे हैं। महंगाई में मुसलसल इजाफे ने आवाम की कमर तोड़ कर रखती है। दिहाड़ीदार तबका महंगाई से सबसे ज़्यादा मुतासर है। वज़ीर आज़म भी एतराफ़ कर चुके हैं। अच्छा जी, ये तो आपने सुन लिया। और एक छोटी सी मैं अपना एनेक्डोट भी बता दूं कि मैंने काफ़ी बार ये जिक्र किया है दैट आई वाज ब्रॉट अप अब्रॉड इन द मिडल ईस्ट। आज भी जब मैं वहाँ जाती हूँ तो जो कीमतें उस ज़माने में होती थी ना, और वो भी चीज़ जैसे डबल रोटी, दूध, चीज़, मक्खन, कोल्ड ड्रिंक, मैं और लग्जरी आइटम्स की बात नहीं कर रही, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट फूड आइटम्स, वो आज तक उसी प्राइसेस में, वुड यू बिलीव, एंड आई एम टॉकिंग अ गुड 25-30 ईयर्स। सो दैट इज समथिंग एंड आई डोंट नो वो किस तरह मेंटेन करते हैं और फिर हमारे हालात तो कोई ऐसा मेजर इजाफा नहीं हुआ जो आपको कंसिडरेबल लगे या याद भी रहे। बिल्कुल भी, मतलब हैरानगी तो इस बात पे होती है कि अभी भी बाहर जाओ तो वही कीमतें, मतलब आप लिटरली 5 दिरहम में एक पूरा मील कर सकते हैं जो कि उस वक्त भी उसी प्राइस पे था। ऑफ कोर्स लग्जरीज में जाएं तो बहुत ऊपर तक बात जा सकती है। रहनुमा पीटीआई सदाकत अली अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, वज़ीर आज़म अभी बता रहे थे कि महंगाई पर काबू पाना अव्वलीन चैलेंज है। जुलाई में आपको पता है खाने पीने की अशिया कीमतें एक बार फिर बढ़ने की रिपोर्ट आई है। अगर पेट्रोल बढ़ेगा, इस मरतबा भी बढ़ा, बिजली सर्टनली बढ़ती है, फिर गैस मुसलसल महंगी करते रहेंगे, तो ये तवक्को कैसे करें हम कि महंगाई कम होगी? देखें, अगर कीमतें बढ़ने की बात करें तो दुनिया के हर मुल्क में हर मौसम में कीमतें बढ़ती हैं और कीमतें कभी स्टेबल नहीं होती। जब हम छोटे थे तो आपको पता है चाय की प्याली 3 या 4 रुपए की होती थी, आज वो 20 या 25 या 30 रुपए की है। इसी तरह बाकी चीज़ें भी हैं। इसी तरह पूरी दुनिया में ये एक निज़ाम है कि कीमतें बढ़ती हैं, कम नहीं होती। हाँ, एक परेशानी की बात होती है जब कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ जाएं तो उससे परेशानी होती है। लिहाजा जो वज़ीर आज़म जो बात कर रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं कि महंगाई है और महंगाई की रेशो थोड़ी सी ज़्यादा भी है और इसकी उनको परेशानी भी है और वो इस बात को एक्सेप्ट भी करते हैं कि उनकी हुकूमत को अगर कोई किसी बात की तनकीद का सामना है तो वह महंगाई का है। लेकिन ये कह देना कि हमने कीमतें बढ़ाई हैं, ये मुनासिब नहीं है। हुकूमत जो है बिजली की कीमत हुकूमत तय करती है, उसका आप हुकूमत को इल्ज़ाम दे सकते हैं। पेट्रोल और डीज़ल की कीमत हुकूमत तय करती है, इल्ज़ाम आप दे सकते हैं कि हम बैरूनी मार्केट में जब महंगी होती है तो उसको सस्ता कैसे बेचें और कैसे मुल्क के ख़जाने पे बोझ डालें। तो ये सारी बातें हैं जो वज़ीर आज़म ने अपनी आवाम से ख़िताब में या आवाम से इंटरेक्शन में, आवाम से राब्ते में, मुलाकात में ये बातें की हैं और उससे ये सवाल निकले।
चलो ठीक है बासी साहब, ये भी बता दें कि पाकिस्तान को दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क करार दे देने वाली हुकूमत से ये भी हम जानना चाहेंगे कि अगर एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड तोड़ रही हैं और इंपोर्ट्स कम हो रही हैं तो डॉलर क्यों महंगा हो रहा है? मतलब ये बड़ी एक शायद हमें समझ नहीं आ रही, एक सिंपल सी चीज़ होगी, प्लीज़ समझा दें। और इसका असर जो है वो महंगाई पर क्यों नहीं पड़ रहा? देखिए, सवाल का पहला हिस्सा कि पाकिस्तान सस्ता तरीन है, हरगिज़ इसका मतलब नहीं है कि चीज़ें सस्ती हो रही हैं। एक कॉस्ट ऑफ लिविंग की एक इशारिया होता है जिसको हम कॉस्ट ऑफ लिविंग कहते हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में एक इंसान अपनी आमदनी और अपनी जो महंगाई है उसमें किस तरह गुजारा कर सकता है, इसको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कहते हैं। और पाकिस्तान जिन मुल्कों का वज़ीर आज़म ने हवाला दिया और उनमें पाकिस्तान के मुकाबले में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है। तो ये कोई ऐसी तंज़िया बात नहीं है कि वज़ीर आज़म ने कह दिया कि बहुत सस्ता हो गया, सस्ता तरीन मुल्क हो गया, लेकिन पाकिस्तान उस इंडेक्स में बहुत नीचे है। दूसरे मुल्कों में ज़िंदगी गुजारना ज़्यादा मुश्किल है। अब रही आपकी बात, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक्सपोर्ट बढ़ रही हैं और इंपोर्ट कम हो रही हैं, लेकिन ये याद रखें कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो खसारा था वो 31 अरब डॉलर का था और उसमें जो रेमिटेंसेस डाल के वो 20 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान का खसारा था। अब वो खसारा कम तो हुआ है, एक्सपोर्ट थोड़ी बढ़ी हैं, इंपोर्ट कम हुई है, लेकिन अब इसका मतलब नहीं है कि हम कोई सरप्लस में आ गए हैं या पाकिस्तान ने एकदम से कोई वंडर्स कर दिए हैं कि पाकिस्तान ने पिछले 70 सालों में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 20 या 22 अरब डॉलर की हुई है तो इस हुकूमत ने आके एकदम से कोई 80 अरब कर देनी है। जाहिर है उसको 24, 25, 27, 28 तक, इस दफ़ा 30 तक ले जाने का इरादा है, लेकिन इंपोर्ट हमारी 60 अरब से ज़्यादा थी, उसको कम किया। तो ये चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। आप हरगिज़ ना समझें कि डॉलर जो है उसको हमने, डॉलर अगर खुदा ना खास्ता ये खसारा कम ना होता तो डॉलर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। बहुत शुक्रिया आपका सदाकत बासी साहब। कल शहबाज गल साहब फरमा रहे थे कि ये तो गलत नोशन है कि जी महंगाई हुकूमत ने कंट्रोल करनी है तो डिमांड एंड सप्लाई प्राइसेस तय करती हैं। जनाब, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, जब किसी चीज़ की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो जाहिर है वो महंगी बेचेगा। जब पेट्रोल बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी, जब बिजली बढ़ेगी तो कॉस्ट बढ़ेगी, और यही मेजर फैक्टर्स होते हैं। अगर किसी शख्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ेगी ना, फिर आप ही का कसूर हुआ। फिर इसमें डिमांड सप्लाई को दो नामोर्द इल्जाम मुझे लगता है हम रोज़ बैठ के ये बात कर रहे होते हैं और हम कुछ सवाल कर रहे होते हैं, कुछ समझ रहे होते हैं, एक दफ़ा कुछ समझाया जाता है, अगली बार कुछ और। सो वी आर गोइंग राउंड इन सर्कल्स। लेकिन लेट अस मूव ऑन और हम फिर क्रिकेट पे आ जाते हैं। एक हमारी न्यूट्रल सी बात हो जाती है क्रिकेट पे, बट नॉट सो न्यूट्रल आइदर। आपको बताएं कि कश्मीर प्रीमियर लीग के स्केड्यूल का ऐलान कर दिया गया है और इवेंट का आगाज़ होगा जी 6 अगस्त को, दिस वीक 6 को स्टार्ट होगा और फाइनल 17 को खेला जाएगा। तो 6 to 17 के मैचेस चलेंगे। तमाम मैचेस मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे, लेकिन आज़ाद कश्मीर की वादी में खेल की रौनकें जो हैं वो आप सोच ही सकते हैं कि इंडिया से तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि कश्मीर प्रीमियर लीग के इनेकाद में रुकावटें डालने के लिए भारत होछे हथकंडों पर उतर आया है, विच जो कि एक रिवायत ही एक्चुअली बन भी चुकी है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का भी कहना है कि भारत का खेल के साथ सियासत को जोड़ना किसी तरह दुरुस्त नहीं। बौखलाहट के शिकार भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ICC से जनाब अंदाज़ा लाया कश्मीर प्रीमियर लीग मंजूर ना करने का मुतालबा कर दिया। लीग में हिस्सा लेने वाले बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों को धमकियां भी दे डाली। जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर हर्षल गिब्स और साबिक इंग्लिश क्रिकेटर मॉन्टी पेनेसन ने भारत की धमकियों का भांडा फोड़ दिया। खेल को सियासत की नज़र करने के लिए भारत के तमाम हरबे नाकाम हो रहे हैं और ICC ने भी भारतीय मुतालबे पर कहा कि कश्मीर प्रीमियर लीग को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मंजूर किया है। डोमेस्टिक इवेंट की मंजूरी या नामंजूरी ICC के दायरा इख्तियार में ही नहीं है। इसी पे ज़रा हम बात भी करते हैं कि क्या प्लान है। प्रेसिडेंट KPL आरिफ मलिक विल बी जॉइनिंग अस। प्रेसिडेंट KPL आरिफ मलिक हमारे साथ मौजूद है। आरिफ साहब, थैंक यू एंड आई एम श्योर आप बहुत सारी तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो BCCI को बीच में पता नहीं क्या सूझी और उसने ICC को ख़त लिख डाला और उसके बाद इंटरनेशनल खिलाड़ियों को धमकियों का भांडा भी फूट गया। आपको अंदाज़ा था कि भारत इस हद तक इस पे नज़र रखे हुए है और इतने ऊंचे हथकंडों पे उतर आएगा? कुछ इशारे मिल रहे थे या दिस ऑल केम आउट ऑफ द ब्लू और अचानक से आपको पता लगा कि जनाब ये कुछ किया जा रहा है आपकी लीग के अगेंस्ट और हमारी लीग के अगेंस्ट? थैंक यू अब्दुल्ला, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। अच्छा, बात पता है क्या बात ये है कि जिस दिन हमने फर्स्ट अपनी सेरेमनी की थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इस्लामाबाद में की थी, हमें उस दिन ही अंदाज़ा हो गया था। एक इमेज शायद अफरीदी का था कि कैरिंग द 2 फ्लैग्स पाकिस्तान एंड यू नो उसके बाद हमारा आज़ाद कश्मीर का फ्लैग। सो उस दिन से
जो मामलात थे वो हमें अंदाज़ा था, लेकिन इतना अंदाज़ा नहीं था कि बीसीसीआई आईसीसी को ख़त लिख रहा है, बीसीसीआई फर्दन सारे प्लेयर्स को मना कर रहा है। थैंक्स टू मोंटी ने एक्चुअली, मोंटी इज सो इनोसेंट, मतलब क्या बॉलर तो अच्छा था लेकिन अदरवाइज इज अ वेरी इनोसेंट मैन, कि मोंटी ने जो डिस्कशन की कल आपने वो देखा होगा आपने कि जी मुझे अप्रोच किया गया, उसके बाद मुझे ये कहा गया, फिर मैं ब्रॉडकास्टर बनना चाहता था। सो मोंटी का पूरा नैरेटिव वीडियो की शेप में जो है ना मोंटी की तरफ से तो आ गया हमारे पास। अच्छा, उसके बाद अब कल की जो रीसेंट डेवलपमेंट है, कल इन्होंने जो कमेंटेटर्स हैं उनको भी अप्रोच किया। अच्छा, मैं कल एक बात कर रहा था एक अपने कोलीग से, यार मैंने कहा काम करते हैं, भारत किस हद तक जा सकता है, हम एक काम करते हैं कि हम अपने कमेंटेटर्स रेडी करते हैं यहाँ पे, उनको उनकी कैपेसिटी बिल्ड करते हैं। अभी भी वी आर हैविंग 3-4 इंटरनेशनल कमेंटेटर्स इंक्लूडिंग डैरिल कलिलन इज कमिंग, कपल ऑफ मोर फ्रॉम साउथ अफ्रीका इज कमिंग। अच्छा, साउथ अफ्रीका का इन्फ्लुएंस कम रहा है, मतलब बीसीसीआई का जो इन्फ्लुएंस ज्यादा रहा है वो एक्चुअली रहा है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड पे। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान को, फॉरेन ऑफिस को, बरतानिया को डायरेक्टली लिखना चाहिए कि भाई साहब हम एक पीसफुल एक्टिविटी यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो आप इतना बड़ा इन्फ्लुएंस ले रहे हैं बीसीसीआई से, उसके बाद अपने लोगों को रोक रहे हैं। और दूसरा, टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी को भी रोकने की कोशिश की गई, हॉकाई को अप्रोच करने की कोशिश की गई, उसके बाद आपके जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं उनको अप्रोच करने की कोशिश की, बट थैंक्स गॉड इस टेक्नोलॉजी इज ऑलरेडी इन पाकिस्तान, और इंशाल्लाह ताला कल से डिप्लॉयमेंट शुरू हो जाएगी एंड वी आर ऑल रेडी फॉर द एक्शन। ये तो चैलेंज इन हाफ बन गया बिल्कुल, क्योंकि ये तो लगता है कि कोई भी एवेन्यू जो के साथ रिलेटेड हो केपीएल का, उसमें उन्होंने अपनी टांग अड़ाई है, मतलब बी एड ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हो, क्रिकेटर्स हो, प्लेयर्स हो, एंडोर्समेंट्स हो, तो उन्होंने यानी कहने की मतलब है पूरी कोशिश की है कि ये इवेंट आगे ना जा सके। और हमारे इंग्लिश बोर्ड को तो इसलिए भी इन्फ्लुएंस तो हो भी रहा है, वैसे तो बीसीसीआई के पास पैसा भी बहुत है, लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम भी तो इंग्लैंड में है ना, तो वो कुछ भी खत्म होने की धमकी भी हो सकती है, कुछ भी हथकंडे अब तो इस्तेमाल लेकिन मलिक साहब, कुड यू टेक अ फ्यू नेम्स ऑफ द फॉरेन प्लेयर्स और मैनेजमेंट हु हैव अग्रीड टू बी अ पार्ट ऑफ केपीएल डिस्पाइट ऑल दिस, तो उनके भी आप अगर आप कुछ नाम वगैरह लें। हुमा, हमारे पास 2 इस वक्त नाम मौजूद हैं जो कि अग्रीड हैं। दिलशान इज, ही वाज अमेजिंग, ही इज एक्चुअली अमेजिंग क्रिकेटर, अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं, और T20 के ही वाज एक्चुअली नंबर 1। तो शाहिद आफरीदी, शोएब अख्तर से भी कल बात हो रही थी, शोएब अख्तर ने भी हमें रिसेंटली ज्वाइन कर लिया एज अ पीस एम्बेसडर, और यू नो शोएब अख्तर के वहाँ पे बहुत सारे एक्शंस, शोबी के साथ कल हम बैठे हुए थे तो कहते यार मैं उधर ग्राउंड में जाना, जाके यू नो बॉलिंग करूंगा साइड पे जाके कहीं, तो ये बड़े जबरदस्त किस्म के एक्शन मिलेंगे। तो उसके बाद हमारे साथ ऑफ कोर्स मोंटी ने आपके सामने कल मना कर दिया। हर्षल गिब्स जैसे सेलिब्रिटी बने हुए हैं भाई, हर्षल गिब्स तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बने हुए हैं, पूरी दुनिया के जो क्रिकेटिंग बोर्ड्स हैं उसमें हर्षल गिब्स डिस्कस हो रहे हैं। आई थिंक हर्षल गिब्स इज बैक, ही इज बैक, यू सेड, ये कह रहे हैं आप मलिक साहब? he is a part of KPL? He is a part of KPL. Yes, he is a part of KPL. He is very much part of KPL. इंशाल्लाह ताला कल किसी भी वक्त लैंड करेंगे पाकिस्तान में, और इस्लामाबाद से उनको मुजफ्फराबाद ले जाया जाएगा। मुजफ्फराबाद में ऑलरेडी 4 जो फ्रेंचाइजीज हैं, जो टीम्स हैं, वो असेंबल हो चुकी हैं। रावलाकोट हॉक्स को लीड किया शाहिद आफरीदी ने, उसके बाद मीरपुर रॉयल्स को लीड किया शोएब मलिक ने, दे आर ऑलरेडी देयर, और आज वो क्वारंटीन में है, जो हमारी SOP जो हमने सेट की हुई हैं। सो वहां से भी आपको अभी लाइव इमेजेस आना शुरू हो जाएंगे मुजफ्फराबाद से। हम ये मैचेस देख कहां सकेंगे लाइव? आप आपके चैनल जियो सुपर पे जनाब, मैं आपके मुंह से जरा सुनना चाह रहा था ताकि हम वो जो है तमाम लोग जिनके जहन में ये सवाल है उसका भी जवाब मिल जाए। वी सर्टनली लुक फॉरवर्ड टू, कोशिश तो हम करेंगे कि हम ओपनिंग नहीं तो क्लोजिंग में किसी तरह, या ओपनिंग में इवन मुजफ्फराबाद पहुंच जाएं, और वो खूबसूरत दोनों को वैसे खास तौर पे दावत देना चाह रहा हूँ। आई टेल यू वी विल फैसिलिटेट यू ओवर देयर। आप जब वहां पे बैठ के मॉर्निंग शो करेंगे, बैकग्राउंड कितना मजे का, जिंदगी में ऐसा मॉर्निंग शो नहीं किया होगा। जबरदस्त, हम ये बिल्कुल इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि जब से हमने वो कुछ साल हो गए वो स्टेडियम देखा और वो एनवायरनमेंट, तो कश्मीर की खूबसूरती तो वैसे ही ज़बरदस्त है, और बीच में क्रिकेट डाल दें
तो ये बहुत ही अनबिलीवेबल सीन है। बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक आपको और ऑफ कोर्स एवरीबडी हु इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ KPL। वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू और ये तमाम मैचेस आप बराह रास्त जियो सुपर पर देख सकेंगे। तो अगर आप कश्मीर नहीं जाके एक्शन देख रहे हैं, जो कि हमारे लिए भी मुश्किल है, लेकिन तो हम जियो सुपर पे तो लाजमी देखेंगे। कश्मीर को हम ले आए हैं तो लिहाजा यू विल बी एबल टू वॉच दैट। अच्छा जनाब, बताना हमने आपको ये कि टोक्यो ओलंपिक्स में टोक्यो मैं बताती हूँ, टोक्यो में जो ओलंपिक्स हो रहे हैं ना, उसमें जो पाकिस्तानी दस्ता गया हुआ है वो एक के बाद एक इवेंट से बाहर हो रहे हैं। तो बताना ये, और इसमें कोई खास वैसे तो खबर भी नहीं है, बट वी हैव टू टेल यू एक रह गए हैं, लेकिन एक यस वन फकत वन इज देयर। ये हम आपको दिखा भी रहे हैं। अब पाकिस्तानी दस्ते में सिर्फ अरशद नदीम बचे हैं जो कि 4 अगस्त को जैवलिन थ्रो के क्वालिफाइंग राउंड में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, विच इज एक्चुअली टुमारो। So good How do luck. you think he's going to fare? पास ब्रैकेट बाकी एथलीट्स का देखें तो मुझे बहुत we don't अफसोस have होता है, इतने really high hopes, जज्बे से but जाते even हैं और then. इतनी कम यहाँ फैसिलिटीज के बावजूद पहुंच जाते हैं और दे डू वेल एज वेल। ऑब्वियसली बिल्कुल ही टॉप टियर में तो आप ना डालें, पर एटलीस्ट कोई तो मेहनत कर रहा है, कुछ तो करने की वैसे कोशिश ओलंपिक कर रहे हैं। एसोसिएशन के जो ओहदेदारान हैं, करता धरता हैं, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। और उनसे ये भी पूछना है कि उन्होंने इतना ज्यादा जो फंड्स उनके पास थे वो वापस क्यों किए? व्हाई डोंट यू पुट दोस फंड्स वेयर दे आर रिक्वायर्ड? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई। अब आपको कल को क्या मिलेगा जब आपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाले वापस कर दिए? अब देखिए, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म है मुल्क के, ज़ाहिर है उनका इतना बड़ा नाम है, इज़ स्पोर्ट्स लेजेंड। उनसे हम ये तवक्को करते हैं कि वो इस तरफ भी ज़रा नज़र करम करें और पूछें ज़रा ओलंपिक वालों से कि क्या करते रहे हैं आप और क्या हमारी यहाँ फैसिलिटीज़ हैं ओलंपिक्स में लोगों को भेजने की और तैयारी कराने की उनकी। खैर आपको पता है कि पता नहीं अब ये कोविड है कि नहीं है, बट पाकिस्तान की सीनियर अदाकारा दुर्दाना भट्ट साहिबा बड़ी हमें पसंद हैं और क्या इन्होंने एंटरटेनिंग कैरेक्टर्स किए हैं ओवर द इयर्स। जबरदस्त इन्होंने ओवर द इयर्स काम किया है। और बशीर एंड सन्स में आई लव्ड हर कैरेक्टर। इनको अगर तन्हाइयाँ, आंगन टेढ़ा, उसके बाद ये तन्हाइयाँ में वो आंगन टेढ़ा में चॉय साहब की बहन होती है ना, ये मेरा ख्याल है। हाँ बहन होती है, एग्जैक्टली। तो जी इनकी तबीयत बहुत ख़राब है और वेंटिलेटर पे हैं इनफैक्ट, और दुआ करें कि ये जल्दी से ठीक हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब कुछ वैक्सीनेशन की भी बात हो जाए दोबारा से। हाँ जी, और सिंध में आपको पता है कि एक केओस की सी सूरत हाल हमें गुज़श्ता हफ्ते और उससे पहले से देखने को मिल रही है। मीलों लंबी लाइनें लगी हुई हैं आउटसाइड वैक्सीनेशन सेंटर्स, जो ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे भी घंटों का इंतज़ार है। तो किस तरह से इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है? ये कुछ विजुअल्स आपको दिखा भी रहे हैं और आपको बताएं कि सिंध भर में मास वैक्सीनेशन सेंटर्स पर बेपना रश बढ़ गया है और धक्कमपेल और बेनज़मी मामूल बन गई है। लॉकडाउन और डेडलाइंस के बाद वैक्सीनेशन कराने वाले उम्मीदवारों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पहले नहीं माने, जब तक सख्ती ना करो मानते नहीं हैं, और SOPs का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा, समाजी फासला भी दिखाई नहीं दे रहा। इनफैक्ट लग तो इस तरह रहा है कि जो लोग वैक्सीनेशन कराने जा रहे हैं, मतलब इतनी सिचुएशन में तो शायद कोविड भी फैल रहा हो। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब भी सूबे भर में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के आदाद और शुमार जो हैं वो पेश कर रहे हैं। हम सबकी जिद्दोजहद से जो लोग बार बार ये तासुर दे रहे थे कि वैक्सीन लगाना ज़रूरी नहीं है, वो तासुर की अब नफ़ी होती जा रही है। अगर 24 घंटे में आज से कोई 10 रोज़ पहले 50-60 हज़ार वैक्सीनेशन होती थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 लाख का नंबर क्रॉस किया है और इंशाल्लाह आज 2 अगस्त को हमारा टारगेट है कि 2.25 लाख वैक्सीनेशन का नंबर क्रॉस करेंगे। हमने ये आइडिया फ्लोट किया कि मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर्स को अगर हम इस्टेब्लिश करें तो लोगों के लिए मज़ीद आसानी हो पाएगी, ताकि हम सब मिलकर सनतों में, इंडस्ट्रियल सेंटर्स में जाकर मज़दूरों को वैक्सीन लगवा सकें। खावर खान हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, हेल्थ कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची एक्सपो सेंटर से। खावर, क्या अभी भी वही हाल है जो पिछले हफ्ते हमने देखा कि मीलों लंबी लाइनें हैं, तवील इंतज़ार है? अभी तो चले मौसम अच्छा है, धूप एज सच नहीं तंग कर रही है, लेकिन हवा भी चल रही है। इंतज़ामात क्या है ओवरऑल? कुछ बेहतर हुआ है सिलसिला? दीगर वैक्सीनेशन सेंटर्स पे क्या लोग डिवाइड हुए हैं या ज़्यादातर यहीं पे हैं? जी अब्दुल्ला, अगर लंबी लंबी कतारों की बात की जाए तो कतारें तो हमें उसी तरह नज़र आ रही हैं। ऑल्दो जो मास वैक्सीनेशन सेंटर एक्सपो है, जहाँ से मैं इस वक्त भी आपको अपडेट कर रहा हूँ, वहाँ पर भी लोगों की लंबी कतारें मौजूद हैं।
जो 11 सेंटर्स बनाए गए हैं 24 घंटे जिनको फाल किया गया है, कल उनका पहला रोज़ था। तो जो सिस्टम है पहले तो वो बैठा निम्स का, जिसके बाद जो है मैनुअली जो है एंट्री की गई लोगों की, और जो लोग आ रहे थे उनकी वैक्सीनेशन का मैनुअली किया गया। उसके बाद किसी एक सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल में जो है वैक्सीनेशन ख़त्म हो गई। सिंध गवर्नमेंट लियाकताबाद अस्पताल के अंदर जो है जो प्रिंट आउट निकल रहे थे कार्ड्स के और परफॉर्मर के, वो कार्ट्रेज ख़त्म हो गई। सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोरिंग नंबर 5 वहाँ पे मसाइल हुए। मैमार में जो वैक्सीनेशन सेंटर था वहाँ पे अमला नहीं पहुँचा। तो इस तरह के मसाइल गुज़िश्ता रोज़ जो है वो सामने आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कराची में गुज़िश्ता रोज़ जो है 1 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। सूबे भर में कुल जो है गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,22,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया। 2 लाख लोगों को फर्स्ट डोज लगाया गया है, जबकि जो 22,000 लोग हैं उनको पहला डोज लगाया गया है। अच्छा खावर, ये बताएं कि द फैक्ट कि ये अब 24 घंटे के लिए ये वैक्सीनेशन सेंटर जो हैं ये खुले हैं 8, तो क्या लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं? कुछ ऐसा देखा गया कि रातों के वक्त या अर्ली मॉर्निंग के वक्त भीड़ के कतारें हों और बहुत से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं इस चीज़ का, उन्हीं के लिए तो हो रहा है। जी बिल्कुल, आवाम जो है इससे यकीनन जो है फ़ायदा उठा रही है, क्योंकि पहले सिर्फ एक सेंटर था तो लोग सिर्फ यहाँ पे एक्सपो सेंटर आए थे, लेकिन अब हर ज़िले के अंदर जो है 2 से 3 सेंटर मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर 3 सेंटर्स हैं, वेस्ट के अंदर जो है 2 सेंटर्स हैं, इसी तरह साउथ के अंदर 3 सेंटर्स हैं। तो हर ज़िले के अंदर जो अब ये मास वैक्सीनेशन सेंटर मौजूद हैं, जिससे लोग जो है वो डिवाइड हुए हैं। यहाँ जो रश एक्सपो सेंटर में हमें गुज़िश्ता हफ्ते नज़र आया था उतना नहीं है, लोग मौजूद हैं। जो 2-2 क्यूज़ थी लंबी लंबी वो नहीं है, लेकिन लंबी लोग मौजूद हैं। एक कतार अब लग रही है, लेकिन लोग डिवाइड हुए हैं और जो नियरेस्ट उनको सेंटर पड़ रहा है वहाँ पे जाके वैक्सीनेट अपने आप को करवा। अच्छा, ये जो अब पॉलिसी आई है कि विदाउट एन आईडी कार्ड, शख्सी ज़मानत या किसी और डॉक्यूमेंट पे आप करा सकते हैं वैक्सीन, इस पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई है क्या, या फिर अभी भी अंदर स्टाफ आईडी कार्ड ही मांगता है? क्योंकि कुछ केसेस थे 5-5 घंटे किसी ने लाइन में इंतज़ार किया, आईडी कार्ड नहीं था, फिर जाहिर है वो सारा टाइम वेस्ट हुआ, एक्सरसाइज आया हुई। जी अब्दुल्ला, बिल्कुल यही सूरत हाल थी। जब हमने तर्जुमान से पूछा गुज़िश्ता रोज़, उनका जी हमने ये फ़ैसला कर लिया है, लेकिन इस वक्त एक्सपो सेंटर की अगर बात करूँ मैं तो यहाँ पे जो हमारी इंतज़ामिया से बात हुई उन्होंने कहा है कि जी इस वक्त तहरीरी तौर पर रिटन में उनको अभी तक ऐसी कोई अहकामात मौसूल नहीं हुए हैं कि जी विदाउट NIC जो है वो लोगों की वैक्सीनेशन की जाए, बे फॉर्म के ऊपर या कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंटेशन हो उसके ऊपर या शख्सी ज़मानत के ऊपर कोई वैक्सीनेशन की जाए। इस वक्त एक्सपो सेंटर की इंतज़ामिया का ये कहना है कि उनको तहरीरी तौर पर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं मिला है महकमा सेहत की जानिब से कि वो ये सिलसिला शुरू कर सकें। इस वक्त भी जो वैक्सीनेशन की जा रही है वो NIC के साथ ही की जा रही है। विदाउट NIC कोई वैक्सीनेशन जो है इस वक्त एक्सपो सेंटर में भी नहीं हो रही है, क्योंकि उनको तहरीरी तौर पर राइट खावर, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग अस द अपडेट। तो अभी नहीं जा सकते आप विदाउट एन आईडी कार्ड? अगर आईडी नहीं है, मैं तो कहती हूँ वहाँ चले जाएं नादरा और आईडी बनवा लें। मतलब व्हाई आरंट वी एनकरेजिंग पीपल टू गेट योर आईडी? आईडी तो बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों के और इश्यूज होते हैं, बन ही नहीं सकते, जैसे कराची में बंगाली कम्युनिटी वगैरह। मैं उनकी बात नहीं कर रही, उनका तो एक और इशू है ना। अदरवाइज इफ यू आर अ पाकिस्तानी सिटीजन, व्हाई डोंट यू हैव एन आईडी कार्ड ऑलरेडी? एंड डोंट यू फील लाइक ऑफ विदाउट एन आईडी? आईडी कार्ड तो एक आपका अपना ज़ाती पासपोर्ट है, आइडेंटिटी है आपकी। सिंध में वैक्सीनेशन का आपको पता है एकदम हमने देखा कि लोगों को थरथली मच गई और लोगों ने रश डाल दिया वैक्सीनेशन सेंटर्स पे। जो अच्छी बात भी है, जो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए क्या हम तैयार थे? क्या तमाम मुनासिब इंतजामात के तहत ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है? क्योंकि बीच में हमने केओस देखा, पर्टिकुलरली एट एक्सपो सेंटर कराची, वो दरवाज़ा टूटा और सब कुछ हुआ। क्या अब 8 सेंटर्स जो हैं उनको 24 घंटे किया गया है, क्या उसकी वजह से कोई फ़र्क पड़ा? क्योंकि अभी भी लंबी लाइनें तो हैं। नासिर हुसैन शाह साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपकी भी बड़ी गहरी नज़र है और ट्विटर पे हमने आपकी छोटी सी वो झड़प भी देखी थी जिसको नहीं होना चाहिए था, जिस इशू को सियासी असद उमर साहब के साथ। अब बताइए उन तमाम मामलात से कतई नज़र जो वैक्सीनेशन का दबाव देखा जा रहा है एट डिफरेंट सेंटर्स पर्टिकुलरली इन कराची, क्या उसको मैनेज करने के लिए किया गया और क्या अब आपको लग रहा है कि डिवाइड हुआ है रश और ये प्रोसेस थोड़ा बेहतर हो गया है? जी पूरी कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर जो है वो खोले जाएं ताकि लोग एक जगह पर ही रश ना करें। इसीलिए एक्सपो के बिल्कुल करीब उर्दू जो साइंस यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भी एक ड्राइव थ्रू भी बनाया गया है और फिर 1-2 और सेंटर भी वहाँ पे उसी वैसिनिटी में। लेकिन इसी तरह दीगर जो इलाके हैं
पूरे सूबे में ही और ख़ास तौर पर कराची में ज़्यादा उनको एक्टिवेट भी कर रहे हैं। अभी तो 24/7 भी कर दिया है ताकि लोग ये ना हो कि एक सिर्फ टाइमिंग था, शुरू में तो कुछ टाइम के लिए होता था इसलिए रश बढ़ रहा था। अच्छा, तो ये 1-2 दिन में ये सारा बेहतर हो जाएगा जहाँ जहाँ भी है। बिल्कुल, वी आर ऑल्सो होपिंग कि ये सब जरा स्ट्रीमलाइन और स्मूथ हो जाए। एक सवाल जो हम सारों से पूछ रहे हैं और आपसे भी पूछना चाहेंगे, उन लोगों का क्या होगा जिनके पास आईडी कार्ड्स नहीं हैं, और बहुत बड़ी एक तादाद है जिनके पास अपने एनआईसी नहीं है, तो वो किस तरह जाके अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, या फिर उनको पहले आईडी बनवाना है और फिर वो जाएंगे? कोई मिडिल ग्राउंड है? जी बिल्कुल, ये अभी कल तो जो एक अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन ये बहुत शुरू से ही सिंध में इस बात पर जब टास्क फोर्स में मीटिंग होती रही है तो उसमें भी ये कह दिया गया था कि वहाँ उन सबको लगाया गया। काफ़ी बड़ी एक है लोग हैं जिनके पास नहीं है, तो उनके पास कोई भी चीज़ जिससे, क्योंकि इसको वो करना पड़ता है, रेगुलेट करना पड़ता है, या इसको वहाँ पे इसका पूरा एक रिकॉर्ड बनता है, तो इसलिए ये था कि उन सबको लगाएंगे। तो उनका पूरा है और वो जितने भी लोग हैं उन सबको ये लगेगी वैक्सीन। अभी तो वो प्रोसेस शुरू नहीं हुआ प्रॉब्ली, क्योंकि अभी इसका बाकायदा कोई नोटिफिकेशन जारी होगा। एक तो वो लोग हैं जो पाकिस्तानी हैं जिनका आईडी कार्ड नहीं है, फिर वो लोग हैं जो बंगाली कम्युनिटी में रहते हैं, और फिर अफगान महाजरीन हैं, उन सब के लिए भी ये यकसा पॉलिसी होगी? जी बिल्कुल, सबके लिए है, और उसके लिए ये है कि उन इलाकों में जाके ये सेंटर खोले भी गए हैं। जिस तरह आपने बात की, बंगाली हैं, बर्मी हैं, और भी बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जहाँ पे उन इलाकों में जाके भी ये सेंटर खोले गए हैं जहाँ पे उन लोगों को लगेगा। जो आप यहाँ के कर रहे हैं जिनकी अभी तक उम्र नहीं हुई, वो कोई बेफाम या कोई इस तरह की जो चीज़ होती है उसके साथ उनका लगाया जाएगा। लेकिन ख़ास तौर पर वो लोग जिनके पास कार्ड नहीं है उन सबको भी इसमें लाया जा रहा है। वो पूरा एक तरीक़ेकार है। आप एक्सपो की सिर्फ बात मेरे ख्याल में कर रहे हैं, तो जाहिर है अभी वहाँ पे वो उन लोगों का ही ज़्यादा रश है जिनके पास ये सारी चीज़ें हैं। तो ये वैसे गरीब आदमी की दुकान तो बड़ी जल्दी बंद करा दी जाती है, और पुलिस के रवैये पे भी लोग सवाल उठा रहे हैं। परसों तरसों पीटीआई के एक MNA के घर शादी की तकरीब थी जिसमें सैकड़ों लोग इनवाइटेड थे, उस पर कोई एक्शन नहीं देखा हमने। जी, इसके लिए CM साहब ने वजाहत से कहा है सबसे कि किसी को भी कोई कितना भी बाअसर हो इससे बालातर नहीं है, और हर जगह पे ये एक्शन होगा। और पहले ये शिकायत आती थी कि ख़ास तौर पर जो ब्लैक शीप्स होती हैं डिपार्टमेंट्स में, पुलिस हो या दीगर जो इंतज़ामिया के, तो उनके लिए भी अब बिल्कुल वजाहत कर दी गई है कि उस इलाके का जो इंचार्ज है पुलिस से और रेवेन्यू से, अब उसके ऊपर भी एक्शन होगा इन जहाँ जहाँ इस तरह की शिकायत मिलेंगी। अच्छा नासिर हुसैन शाह साहब, ये भी बताइएगा कि क्या हमारे पास, चूंकि अब हमने लोगों को कह ही दिया है कि जी 24 घंटे खोल दिए वैक्सीनेशन सेंटर्स, अब आप आएँ और लाखों की तादाद में आ भी रहे हैं, तो इतनी वैक्सीनेशन है, क्योंकि अभी पिछले घंटे में हम मॉडर्ना की भी बात कर रहे थे कि नाउ मॉडर्ना इज ऑल्सो अवेलेबल, इज इट अवेलेबल? कल JPMC में वैक्सीनेशन भी खत्म हो गई थी। जी, तो अब ये जहाँ हमें ये भी खबरें मिल रही हैं, क्योंकि लोग जब क्यूज में खड़े होते हैं और एंड में वैक्सीन ना मिले तो भी एक मसला। जी बिल्कुल, इस तरह की शिकायत है, और ये अपनी जगह पे हकीकत है कि वैक्सीनेशन इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है जो शेयरिंग आती है। और ये शिकायत आपको सिर्फ यहाँ पे नहीं बल्कि पूरे मुल्क में बहुत सारे सेंटर्स पे देखा होगा कि इस तरह की शिकायत हैं, क्योंकि अभी जाहिर है पूरी दुनिया में इसकी डिमांड है, तो उस लिहाज से हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन जो जैसे जैसे हमारे पास अवेलेबिलिटी उसकी बढ़ रही है तो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एक हकीकत है कि पूरी पॉपुलेशन के लिए तो अवेलेबल एट द मोमेंट नहीं है, लेकिन बहुत कम टाइम रह गया। नासिर साहब ये भी बता दें, ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की कोई ऑप्शन बनेगी? जी बिल्कुल, बहुत सारी जगहों पे ड्राइव थ्रू बना रहे हैं। जैसे अभी मैंने जो उर्दू साइंस कॉलेज की बात की थी, वहाँ पे ड्राइव थ्रू है, यहाँ पे क्लिफ्टन के एरिया में है। फिर मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे बड़ा ड्राइव थ्रू इसलिए यहाँ पे बनेगा कि हमारी बात चल रही है जो ग्रीन जो लाइन है उसका जो ट्रैक है
वहाँ पे 3-4 इस तरह के बड़े ड्राइव थ्रू बनाए जा रहे हैं। Wonderful. We look forward to that. Thank you. लोगों के लिए Thank you so much, नासिर शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और we're going to see you tomorrow. That's it.